करीब 30 साल पहले सब कुछ तब शुरू हुआ जब आसमान अचानक फट गया और दूसरी दुनिया से राक्षसों की एक विशाल सेना धरती पर टूट पड़ी। इस घटना को रश कहा गया। उनसे लड़ने के लिए इंसानों ने जॉब अवेकनिंग हासिल की और जॉब चेंज एरा की शुरुआत हुई। इसी अवेकनिंग की बदौलत इंसानों ने आखिरकार उन राक्षसों को पीछे धकेल दिया। लेकिन जीत के बाद एक नई समस्या पैदा हुई जिसने दुनिया को क्लास डिवाइड के युग में धकेल दिया। यह विभाजन मैजिक जॉब्स और फिजिकल जॉब्स के बीच था। मैजिक यूजर्स मानवता के सबसे शक्तिशाली लोग बन गए और लोहे की मुट्ठी से पूरी दुनिया पर राज करने लगे, जबकि बाकी सभी फिजिकल क्लास वाले सिर्फ आम नागरिक बनकर रह गए। उस दिन के बाद से जो जॉब्स मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उन्हें कूड़े की तरह ठुकरा दिया गया। लेकिन इस सब के बीच एक लड़का अब भी विश्वास करता था कि एक दिन सोर्ड क्लासेस फिर से दुनिया के केंद्र में आएंगी। उस लड़के का नाम एमोरी था, जो अर्थ से इस अजीब दुनिया में आ पहुंचा था। 3 साल पहले एमोरी को एक गरीब कॉमनर दंपति ने अपनाया था। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे बेहद प्यार से पाला। एक दिन जब एमोरी अपने जॉब चेंज सेरेमनी में जाने की तैयारी कर रहा था, उसके माता पिता उसे एक पुरानी जंग लगी तलवार देते हैं। उसके पिता माफी मांगते हैं कि उनकी गरीबी के कारण वे इससे बेहतर कुछ नहीं दे सके। वे वादा करते हैं कि और मेहनत करेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे, एमोरी के लिए मैजिक गियर खरीदेंगे और उसे सबसे अच्छे स्कूलों में भेजेंगे। फिर भी एमोरी उस उपहार से भावुक हो जाता है। उसके पिता कहते हैं कि भले ही वह एक कॉमनर परिवार से हो, लेकिन उसकी आत्मा बेहद खास है। वह एमोरी से कहते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने के लिए लगातार मेहनत करता रहे। एमोरी अपने पिता की बातों से गहराई से प्रभावित होता है, लेकिन वह जानता है कि यह दुनिया कॉमनर्स के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। इतने बड़े बदलावों के बाद भी इंसानों की पुरानी और विकृत सोच नहीं बदली। मैजिक रखने वाले नोबल्स खुद को सबसे ऊंचा समझते हैं और मानते हैं कि ताकत और महानता सिर्फ खून की विरासत से तय होती है। एमोरी ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां ताकतवर लोग अपनी तथाकथित नोबल स्टेटस दिखाने के लिए हर समय कमजोरों को कुचलते रहते थे। लेकिन एमोरी का विश्वास अलग था। उसका मानना था कि चाहे किसी का ब्लड लाइन या टैलेंट कितना भी महान क्यों न हो, उससे सच्ची ताकत कभी हासिल नहीं की जा सकती। जब वह अपने गरीब माता पिता की दी हुई उस पुरानी जंग लगी तलवार को सहलाता है तो उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे कोई भी नोबल लाख कोशिशों के बाद भी कभी नहीं छू सकता। जिस पल उसके पिता ने वह तलवार उसके हाथ में रखी थी, उसी पल उसने उस शक्ति को महसूस कर लिया था। वह शक्ति थी एक ऐसी अग्नि जिसका नाम था सोल। यही वह परम शक्ति थी जो मैजिक से भी कहीं ऊपर थी। तलवार को ध्यान से देखने के बाद एमोरी अपने माता पिता का धन्यवाद करता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसने उन्हें कभी भी गरीब होने के लिए दोष नहीं दिया। वह अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसके लिए यह एक तलवार ही काफी है। इसी तलवार के सहारे वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा। वह यह भी कहता है कि इस समय उसके माता पिता ने उसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज दी है। इसके बाद एमोरी घोषणा करता है कि अब वह सबसे शक्तिशाली बनने के लिए तैयार है और वादा करता है कि वह अपने माता पिता को फिर कभी दुख नहीं झेलने देगा। अपने पिता की इच्छा पूरी करने और सिर्फ एक जंग लगी तलवार के साथ दुनिया में अपनी पहचान बनाने का संकल्प लेकर एमोरी सबसे शक्तिशाली बनने की कसम खाता है। लेकिन यह सब अभी सिर्फ उसका सपना है, क्योंकि सबसे पहले उसे कोई काम का जॉब अवेकनिंग करना होगा। जॉब चेंज सेरेमनी वाले दिन कई छात्र अरीना में इकट्ठा होते हैं ताकि अपने अपने जॉब्स अवेकनिंग कर सकें। उन्हीं में एमोरी भी मौजूद होता है। जैसे ही उसका नाम स्टेज पर बुलाया जाता है, पूरे अरीना में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि उसे कौन सा जॉब मिलेगा। इसकी वजह यह थी कि एमोरी पूरे स्कूल में पढ़ाई और मार्शल आर्ट्स दोनों में सबसे आगे था, इसलिए कॉमनर्स उसे अपना राइजिंग स्टार मानते थे। जॉबलेस नोविस होने के बावजूद उसने हर फिजिकल एग्जाम पास किया था और सोर्ड्समैनशिप में एस रैंक हासिल किया था, जो अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। लेकिन नोबल्स की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि कॉमनर होने की वजह से एमोरी हमेशा कूड़ा ही रहेगा। उन नोबल्स में से एक घमंडी लड़का कमाबारा ऊंची आवाज में कहता है कि कोई कॉमनर कभी जीनियस नहीं हो सकता और यह सब कॉमनर्स की बेकार कल्पना है। वह सबको बताता है कि चाहे एमोरी के ग्रेड्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उसके पास सिर्फ डी रैंक मैजिक है और जॉब चेंज के समय मिलने वाला जॉब पूरी तरह इंसान की एप्टीट्यूड पर निर्भर करता है। कमाबारा पूरे विश्वास से कहता है कि एमोरी को निश्चित रूप से कोई बेकार लो रैंक जॉब ही मिलेगा, क्योंकि उसे सिर्फ तलवार चलानी आती है। उसकी बात सुनकर कई कॉमनर्स गुस्से में दांत भींच लेते हैं, लेकिन जैसे ही कमाबारा उनकी तरफ देखता है, वह उन पर चिल्लाकर कहता है कि नोबल्स से दूर हट जाओ और उन्हें नीच लोग कहकर अपमानित करता है। इसके बाद भी वह उनका हौसला तोड़ना जारी रखता है। वह कहता है कि तलवारें अब पुराने जमाने की चीज हैं और कॉमनर्स की यही जिद उन्हें हमेशा गरीबी और गटर से बाहर निकलने नहीं देगी।
तभी एक दूसरा घमंडी नोबल भी हंसते हुए कहता है कि अगर किसी चमत्कार से एमोरी को एस रैंक जॉब भी मिल गया तब भी वह सिर्फ कुछ समय का सपना होगा, क्योंकि आखिर में वह कभी भी किसी लायक नहीं बन पाएगा। इस समय आम लोग गुस्से से भरे हुए हैं, लेकिन वह आदमी उनकी इज्जत को और भी रौंदता रहता है, ये कहते हुए कि चुने हुए लोग कभी भी आम लोगों में से नहीं आएंगे। फिर वह उनसे कहता है कि सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि एक आम इंसान पूरी जिंदगी आम इंसान ही रहेगा। इसी बीच स्टेज पर जैसे ही एमोरी आखिरकार सिस्टम पर अपना हाथ रखता है, एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ती है, जिससे कुछ पल के लिए हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन पर एक डी रैंक सोर्ड्समैन दिखाई देता है, जो उस सुनहरी रोशनी से पैदा हुए सारे उत्साह को खत्म कर देता है। यह सिर्फ एक फॉल्स अलार्म था और एमोरी ने सबसे बेकार जॉब जागृत की थी। खासकर आम लोग बेहद निराश हो जाते हैं, क्योंकि एमोरी ही उनकी आखिरी उम्मीद था कि शायद उनकी जिंदगी बदल सकती है। उनका मानना है कि अगर जीनियस कहलाने वाला इंसान भी ट्रैश जॉब जागृत कर सकता है तो फिर उनके लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची। कुछ ही देर में कई आम लोग रोने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वे चाहे जितनी भी मेहनत कर लें फिर भी हमेशा पिरामिड के सबसे नीचे ही फंसे रहेंगे। दूसरी तरफ नोबल्स इस नतीजे से बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे साबित हो जाता है कि वे सही थे और आम लोग हमेशा उनके नीचे रहने वाला ट्रैश ही रहेंगे। कमीबारा इस मौके का पूरा मजा लेते हुए आमोराई का मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि वह खुद को चोजन वन समझता था, लेकिन आखिर में सिर्फ एक डी रैंक सोर्ड्समैन बनकर रह गया। ये सिर्फ कोई साधारण ट्रैश जॉब नहीं थी, बल्कि पूरी सूची की सबसे नीचे वाली जॉब थी। इसके बावजूद एमोरी सिस्टम विंडो को देखकर मुस्कुराता है, मानो वह इस नतीजे से खुश हो। फिर वह भीड़ की तरफ मुड़कर गर्व से कहता है कि यह उसका अंत नहीं है, और क्योंकि उसने पहले से ही तलवार के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसके लिए डी रैंक ट्रैश जॉब भी एक बेहतरीन शुरुआत है। जब सभी लोग अपनी अपनी जॉब जागृत कर लेते हैं, तब होस्ट घोषणा करता है कि रूकी ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है। वह समझाता है कि इस ट्रायल का परिणाम राजन यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन और एनरोलमेंट के बाद उनकी रैंकिंग तय करेगा। एक नोबल कमाबारा को भरोसा दिलाता है कि आखिरी स्थान वाले व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी यूनिवर्सिटी में दाखिला पा जाते हैं। यह सुनकर कमाबारा खुश हो जाता है और मानता है कि इस साल रूकी ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाला इकलौता कॉमनर होने की वजह से अमोराई निश्चित रूप से आखिरी स्थान पर रहेगा। इसके बाद होस्ट घोषणा करता है कि अब वह सभी को उनका शुरुआती इक्विपमेंट देगा और जिसका नाम पुकारा जाए वह आगे आ जाए। सबसे पहले वह यूकी माकुसावा का नाम बुलाता है, जो एक लोकप्रिय नोबल है और जिसकी मैजिक इवैल्यूएशन एस रैंक है। चेंज के दौरान उसने एस रैंक सेराफिम जॉब भी जागृत की थी और उसे एसएसएस रैंक जीनियस कहा जाता है, यानी यूकी उन तथाकथित चोजन वंस में से एक है। आगे आने पर यूकी होस्ट से आइस एलिमेंट एल्फ बो मांगती है और होस्ट तुरंत उसे निकाल देता है। इसके बाद वह एमोरी का नाम पुकारता है, जो बिना देर किए एक सोर्ड मांगता है, जिससे बाकी कॉमनर्स फिर निराश हो जाते हैं। होस्ट एमोरी को बताता है कि डी रैंक ट्रैश होने की वजह से वह सिर्फ डी रैंक एरिया यानी फिजिकल एरिया में से ही कुछ चुन सकता है। फिर वह एक पुरानी जंग लगी तलवार निकालकर एमोरी को देता है और कहता है कि यही उसके लिए बिल्कुल सही है, जबकि वह कई सालों से धूल खा रही थी। होस्ट घमंड भरे अंदाज में उसे सावधान रहने के लिए कहता है कि कहीं वह इसे तोड़ न दे। तभी नोबल्स अमोराई का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ट्रायल खत्म होने के बाद इसे फेंक देना, क्योंकि यह तलवार भी पूरी तरह ट्रैश है। उनमें से एक एमोरी से कहता है कि भले ही यह डंजन का वेपन हो, लेकिन मैजिक रीइंफोर्समेंट के बिना यह सिर्फ कबाड़ का लोहे का टुकड़ा है। पहले वाला घमंडी नोबल वाइन गर्व से अपना मास्टर क्लास थंडर हैमर दिखाता है और डींग मारता है कि उसका एक वार 1,00,000 वोल्ट की बिजली छोड़ता है। वह आगे कहता है कि अगर कोई बच भी गया तो भी उसके हथौड़े का एक वार उसे पूरे 1 मिनट तक पैरालाइज्ड कर देगा। फिर वह अमोराई से कहता है कि कोई भी समझदार इंसान ट्रायल्स में नॉन एलिमेंटल सोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अमोराई इस सारी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वह तलवार को घुमाकर देखता है और कहता है कि इसका बैलेंस काफी अच्छा है, जिससे इसे चलाना आसान है। समाज के सबसे निचले स्तर से आने वाले एक कॉमनर के लिए डिवाइन आर्टिफैक्ट्स और एन्चांटेड वेपन्स जैसी चीजें, जिनका नोबल्स गर्व से प्रदर्शन करते हैं, सिर्फ दूर के सपने हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि एक कॉमनर सिर्फ अपनी कल्पना की ताकत से एक साधारण लकड़ी की छड़ी को भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बना सकता है। एमोरी इसी बात पर विश्वास करता है और वह सबको दिखाने वाला है कि वह एक पुरानी जंग लगी तलवार से क्या कर सकता है। कुछ ही देर बाद जब बस प्रतिभागियों को ट्रायल के लिए विस्परिंग वुड्स की ओर लेकर जाती है, तब होस्ट गेम के रूल्स पढ़कर सुनाता है। वह समझाता है कि यह जंगल दूसरी दुनिया की एनर्जी से करप्ट हुए मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। हालांकि वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे मॉन्स्टर्स
लो लेवल हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स अधिकतम लेवल 1 या 2 के हैं। वह छात्रों को बताता है कि वे अपनी जॉब की ताकत से उन्हें हरा सकते हैं। जैसे ही वे विस्परिंग वुड्स के गेटवे पर पहुंचते हैं, छात्रों को बताया जाता है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए पार्टी बना सकते हैं। जो लोग पार्टी बनाना चाहते हैं, उन्हें होस्ट समझाता है कि कमाए गए सभी पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन के आधार पर बांटे जाएंगे और ट्रायल के अंत में फाइनल रैंकिंग हर व्यक्ति के इंडिविजुअल पॉइंट से तय होगी। जैसे ही एमोरी आगे बढ़कर गेटवे में प्रवेश करने लगता है, कुछ नोबल्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वह अकेले अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि बेइज्जती से बच सके। कुछ कहते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसकी हैसियत की वजह से कोई भी उसके साथ पार्टी नहीं बनाएगा। फिर एक और कहता है कि कोई भी ऐसे इंसान के साथ टीम नहीं बनाना चाहता जिसकी लास्ट प्लेस पर खत्म होने की पूरी गारंटी हो। तभी यूकी एमोरी से पूछती है कि क्या वह अकेले अंदर जाने वाला है। एमोरी हाँ कहता है और समझाता है कि उसे टीम के साथ काम करने की आदत नहीं है और वैसे भी कोई उसके साथ पार्टनर बनना नहीं चाहता, इसलिए सोलो जाना उसके लिए बिल्कुल सही है। यूकी प्रभावित होकर कहती है कि अमोरे बिल्कुल उसकी तरह एक लोन वुल्फ है जिसे रिस्क लेना पसंद है, क्योंकि वे दोनों एक जैसे हैं। अमोरे कहता है कि जल्द ही उनका आमना सामना होगा और इतना कहकर वह अंदर चला जाता है, जबकि नोबल्स उसकी इस हिम्मत पर दांत पीसते रह जाते हैं। जंगल के अंदर जाते हुए एमोरी उस ट्रायल के बारे में सोचता है जो र्यूजान यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने की उसकी पहली सीढ़ी है। नोबल्स पहले से ही अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके खुद को मैजिक रीइंफोर्स्ड गियर से लैस कर चुके हैं। इससे उन्हें बढ़त मिल जाती है और एमेच्योर भी तुरंत ताकतवर बन जाते हैं। लेकिन एमोरी के लिए हालात अलग थे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी जंग लगी सोर्ड थी जिसकी अटैक पावर केवल 1 थी। एमोरी का सिस्टम उसे चेतावनी भी देता है कि इस वेपन के अटैक के दौरान टूटने की 1% संभावना है, लेकिन एमोरी को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। उधर यूकी उसे गेट के अंदर जाते हुए देखती है और सोचती है कि आखिर उसका कॉन्फिडेंस आता कहां से है। सिर्फ एक टूटी हुई सोर्ड लेकर विस्परिंग वुड्स में इस तरह बेखौफ चले जाना उसे हैरान कर देता है। यूकी सोचती है कि क्या अमोरे का कॉन्फिडेंस उसकी एस रैंक सोर्ड्समैनशिप की वजह से है। ये एस रैंक सोर्ड्समैनशिप बेहद कठिन मानी जाती है, लेकिन इसे सबसे बेकार भी समझा जाता है। काफी देर सोचने के बाद यूकी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सिर्फ अपनी फिजिकल क्लास के सहारे एमोरी मैजिक से चलने वाली इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। इसी बीच जैसे ही एमोरी गेट के भीतर कदम रखता है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। वह पहले से ही कल्पना कर सकता है कि हर कोई उसके बारे में क्या कह रहा होगा, कि वह एक और हारने वाला इंसान है जो एक असंभव सपना पूरा करने और किसी क्लासिक कमबैक स्टोरी का हीरो बनने के पीछे भाग रहा है। लेकिन एमोरी खुद को उस नजर से नहीं देखता और वह पूरी दृढ़ता से मानता है कि असली ताकत स्टेटस या वेल्थ से तय नहीं होती। उसका विश्वास है कि सच्ची शक्ति अटल कन्विक्शन से घड़ी जाती है। एमोरी फिर कॉमनर की सोल को विरासत में लेने, सबसे ताकतवर बनने और सोर्ड्समैन की ऑनर वापस हासिल करने की कसम खाता है। मैजिक वेपन्स की बात करें तो ये माना से भरे हुए एनहांस्ड वेपन्स होते हैं जिनमें हाई लेवल मैजिक सर्किट्स मौजूद होते हैं, जबकि कॉमनर्स की एलिमेंटल आयरन सोर्ड्स और वुडन शील्ड्स मैजिक वेपन्स के सामने कुछ भी नहीं है। असल में मैजिक वेपन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके अंदर भरी हुई मैजिक एनर्जी एक ही स्विंग में अकल्पनीय विनाशकारी मैजिक छोड़ सकती है। सोर्ड्समैनशिप के विपरीत इसमें किसी टेक्निक की जरूरत नहीं होती और यह मूल रूप से ऐसा अल्टीमेट पावर अप है जिसे वेल्थ और कनेक्शंस के दम पर खरीदा जा सकता है। इन्हीं मैजिक वेपन्स में से एक वह वेपन है जिसका इस्तेमाल इस समय घमंडी नोबल विन विस्परिंग वुड्स में आसानी से लेवल 2 मॉन्स्टर वुल्व्स को कुचलने के लिए कर रहा है। उन्हें मार गिराने के बाद विन शेखी बघाड़ते हुए वुल्व्स को कमजोर कहकर कोसता है। फिर वह अपनी दूसरी नोबल फ्रेंड्स ऑर्थो और लांस को अपना वेपन दिखाते हुए छोटी सी विक्ट्री डांस करता है। सफेद क्लोक पहने एक मेज वैन की ताकत की तारीफ करता है और कहता है कि महंगे वेपन्स सच में ताकत का फर्क पैदा करते हैं। ऑर्थो कहता है कि बिगिनर डंजन के लिए वैन का हैमर बिना किसी परेशानी के पूरी जगह साफ कर सकता है। वैन गर्व से बताता है कि उसके पिता ने एक स्टेट लेवल ब्लैकस्मिथ से खास तौर पर यह हैमर बनवाया है जो एक बी रैंक मैजिक वेपन है। वह यहाँ तक शेखी बघाड़ता है कि अपने हैमर के सिर्फ एक वार से वह लेवल 3 मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर सकता है। सुनहरे बालों वाला नोबल लांस जो मैजिक ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है, शेखी बघाड़ते हुए कहता है कि रूकी ट्रायल में उनकी पार्टी निश्चित रूप से सबसे ताकतवर है। वह अपने ग्रुप को भरोसा दिलाता है कि लीडर बोर्ड के टॉप 3 स्थान उन्हीं के होंगे। तभी अचानक ऑर्थो झाड़ियों में गिर जाता है जहां उसकी नजर दूसरी तरफ पड़े वुल्व्स की लाशों के ढेर पर पड़ती है। यह दृश्य देखकर ऑर्थो चीख उठता है और सदमे में पीछे हट जाता है, सोचते हुए कि आखिर इन वुल्व्स को किसने मारा। विस्परिंग वुड्स मॉन्स्टर्स से भरे हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में इतने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देना पूरी तरह पागलपन है। लांस तुरंत उसके पास पहुंचता है और आसपास का जायजा लेते हुए सोचता है कि कहीं कोई दूसरी ज्यादा ताकतवर पार्टी उनसे पहले तो नहीं पहुंच गई। ये सोचकर
कि रुकी ट्रायल में कोई डार्क हॉर्स भी हो सकता है। ऑर्थो तुरंत मैजिक डिटेक्शन से आसपास की जांच करता है, लेकिन जांच के बाद वह घोषणा करता है कि वहां मैजिक का कोई निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि यह सब किसी प्योर फिजिकल क्लास ने किया है। फिर भी ऑर्थो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि कोई फिजिकल क्लास वाला इंसान जंगल के इतने अंदर तक पहुंच सकता है। तभी एमोरी वहां पहुंचता है और ग्रुप से कहता है कि उसकी हंट से दूर रहें और कहीं और जाकर शिकार करें। विन उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है और मानने से इनकार कर देता है कि अमोराई जैसा कॉमनर ट्रैश अपनी टूटी हुई सोर्ड से सैकड़ों वुल्व्स को मार सकता है। फिर वह गुस्से में एमोरी पर चिल्लाता है और याद दिलाता है कि फिजिकल अटैक्स मॉन्स्टर्स की डिफेंस को भेद ही नहीं सकते। विन कसम खाकर कहता है कि ये लाशें जरूर किसी ताकतवर मेज ने छोड़ी होंगी और अमोराई तो बस वहां से गुजरने वाला इंसान है जो झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। ऑर्थो मैजिक डिटेक्शन से एक लाश की जांच करता है और बताता है कि उसके घाव पर विंड एलिमेंट का हल्का सा निशान बचा हुआ है। फिर वह खुलासा करता है कि यह विंड एलिमेंट 4th टियर मैजिक कमिताची का है। अमोराई की ओर मुड़कर ऑर्थो उससे पूछता है कि क्या उसने उस टूटी हुई बेकार सोर्ड से कमिताची छोड़ा था, लेकिन अमोराई समझाता है कि उसने सिर्फ सोर्ड को इतनी तेजी से घुमाया कि हवा कट गई और उससे बनी शॉकवेव ने बाकी काम कर दिया। हालांकि विन एमोरी की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और गुस्से में चिल्लाता है कि एमोरी उनका मजाक उड़ा रहा है। विन का मानना है कि ऐसी मैजिक बनाना किसी कॉमनर सोर्ड्समैन के बस की बात नहीं है, लेकिन एमोरी विन से कहता है कि उसकी कॉमन सेंस की सोच सच में बहुत सीमित है। ये बात विन को और गुस्सा दिला देती है और जैसे ही वह एमोरी को गालियां देने वाला होता है, पीछे से एक मॉन्स्टर वुल्फ उस पर हमला करने ही वाला होता है। लांस और ऑर्थो तुरंत उसे सावधान रहने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन विन का रिएक्शन टाइम लगभग ना के बराबर होता है। किस्मत से वुल्फ उसके सिर तक पहुंच पाता उससे पहले ही एमोरी बिजली जैसी तेजी से उसकी गर्दन पर वार करता है और एक ही स्ट्राइक में उसे खत्म कर देता है। विन वहीं का वहीं अवाक रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसने जो देखा वह सिर्फ भ्रम था। ऊपर से देखने पर ऐसा लगा मानो अमोरे ने सोर्ड घुमाई ही नहीं, फिर भी न जाने कहां से एक सोर्ड प्रकट हुई और वुल्फ को एक ही वार में मार डाला। कुछ देर सोचने के बाद भी वाइन यह मानने से इनकार कर देता है कि यह एमोरी ने किया था। इसके बजाय वह खुद को यही समझाता है कि मॉन्स्टर खुद ही भागकर एमोरी की सोर्ड से टकरा गया होगा। इसकी वजह यह है कि रश के बाद इस दुनिया के मॉन्स्टर्स ने फिजिकल डैमेज के खिलाफ बहुत अधिक रेजिस्टेंस हासिल कर लिया था। इसी रेजिस्टेंस की वजह से जब कमजोर क्लोज रेंज फिजिकल क्लासेस हमला करते हैं तो सिस्टम विंडो पर डैमेज 0 दिखाई देता है। यही आगे चलकर फिजिकल क्लासेस के पतन का सबसे बड़ा कारण बना और उन्हें ट्रैश कहकर मजाक उड़ाया जाने लगा। लेकिन एमोरी सामान्य फिजिकल क्लासेस से अलग है क्योंकि उसका टैलेंट सोर्ड सिंक्रो है। यह टैलेंट उन लोगों के लिए है जो सोर्ड के साथ एक हो जाते हैं, इसलिए उसकी सोर्ड अटैक्स सभी रेजिस्टेंस और बफ्स को नजरअंदाज करते हुए वास्तविक डैमेज पहुंचाती हैं। जब कोई अपनी जॉब जागृत करता है तब उसे एक टैलेंट भी मिलता है। एमोरी को मिला टैलेंट एक पैसिव टैलेंट है जो एनिमी बफ्स को रद्द कर देता है और केवल शुद्ध फिजिकल लॉज के आधार पर डैमेज देता है। अगर एमोरी का सामना किसी किंग क्लास मॉन्स्टर से भी हो जिसकी डिफेंस बेहद जबरदस्त हो, तब भी वह उसे हरा सकता है जब तक उसके पास एचपी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। कुछ देर बाद एमोरी वहां से जाने की तैयारी करता है, लेकिन विन उसे रोक लेता है क्योंकि एमोरी दावा करता है कि उसने सैकड़ों मॉन्स्टर्स को मारा है। विन उस पर आरोप लगाता है कि उसने वे सारे पॉइंट्स हड़प लिए जो उनके होने चाहिए थे। एमोरी उलझन में पूछता है कि पॉइंट्स हड़पने से उसका क्या मतलब है। तब विन समझाता है कि लो लेवल मॉन्स्टर्स की संख्या सीमित है, इसलिए एमोरी जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स मारेगा बाकी प्रतिभागियों को उतने कम पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि ट्रायल में एमोरी का लास्ट प्लेस पर रहना पहले से तय है, वाइन कहता है कि उसे पॉइंट्स इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अनुसार चाहे एमोरी कितने भी पॉइंट्स हासिल कर ले, कॉमनर होने की वजह से उसे फिर भी लास्ट प्लेस ही दिया जाएगा। एमोरी विन की बातों को अज्ञानता भरी बकवास मानता है और उसे लीडर बोर्ड देखकर आने की सलाह देता है। हालांकि विन इस बात की परवाह करने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर एमोरी ट्रायल के अंत तक किसी तरह जिंदा भी बच गया तब भी उसके सारे पॉइंट्स को चीटिंग मानकर 0 कर दिया जाएगा। फिर वह पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता है कि सबसे बड़ा नियम यही है कि कॉमनर्स को अपनी औकात में रहना चाहिए और बिना विरोध किए नोबल्स से हार मान लेनी चाहिए। अगले ही पल लांस बिजली की तेजी से अमोरी के पीछे पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पर डैगर रखकर कहता है कि अपने सारे पॉइंट सौंप दे और तुरंत ट्रायल से फॉरफिट कर दे। उनके पीछे से ऑर्थो मैजिक का इस्तेमाल करके अमोरी के हाथों को बांध देता है जिससे वह कोई हरकत नहीं कर पाता। एमरी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लांस उसे बताता है कि वह अपने नंगे शरीर से मैजिक का विरोध नहीं कर सकता। वह समझाता है कि ये बंधन ऑर्थो की मोनोचेन से बने हैं, इसलिए इससे बाहर निकलना असंभव है। तब एमोरी कहता है कि ऐसी नामुमकिन स्थिति का सामना करने वाला कोई भी इंसान हार मान लेता।
यह सुनकर विन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इमोरी आखिरकार अपनी बेबसी समझने लगा है। लेकिन अगले ही पल इमोरी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और वह उन्हें बताता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। लांस गुस्से से भर जाता है कि इमोरी उनका मजाक उड़ा रहा है, जबकि विन फैसला करता है कि अब वह उसे अपने थंडर हैमर की असली ताकत दिखाएगा। वह घमंड से कहता है कि अगर इस दौरान अमोरे मिट भी गया तो उसे सिर्फ एक एक्सीडेंट माना जाएगा। जैसे ही वीन हमला करने की तैयारी करता है, उसके हैमर के चारों ओर बिजली चमकने लगती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पूरे जंगल में एक अजीब सी गुर्राहट गूंज उठती है, जिससे वह घबरा जाता है। विन तुरंत इधर उधर देखने लगता है कि यह आवाज कहां से आ रही है। लांस भी कहता है कि यह गुर्राहट किसी साधारण वुल्फ मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा भारी है, जिसका मतलब है कि जो भी है वह बेहद ताकतवर है। तभी अचानक एक वार्निंग आती है कि विस्परिंग वुड्स के कोर एरिया में एक अननोन एलीट मॉन्स्टर प्रकट हो गया है। साथ ही ट्रायल रूल्स भी अपडेट हो जाते हैं और बताया जाता है कि एलीट मॉन्स्टर को हराने पर 10,000 पॉइंट्स और एक लेजेंडरी आइटम मिलेगा, लेकिन लड़ाई के दौरान किसी की भी मौत होने पर उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कुछ ही देर बाद अमोरे महसूस करता है कि एलीट मॉन्स्टर ने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया है और वह अचानक विन के ठीक बगल में छलांग लगा देता है। एमोरी ग्रुप से कहता है कि उनकी इतनी बकवास ने ही मॉन्स्टर को सीधे इस जगह तक खींच लाया है। जैसे ही विशाल एलीट मॉन्स्टर गुर्राता है, पता चलता है कि वह एक लेवल 5 वुल्फ लॉर्ड है। विन उसे देखकर उत्साहित हो जाता है और अपनी पार्टी से कहता है कि एलीट मॉन्स्टर को मारते ही वे अमीर बन जाएंगे। फिर वह लांस को आदेश देता है कि पहले अपने फ्रॉस्ट ड्यूअल डैगर से हमला करे ताकि मॉन्स्टर की स्पीड कम हो जाए। फिर वह और ऑर्थो मिलकर उसे खत्म कर देंगे। लांस पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी फ्रॉस्ट ब्लेड लेकर आगे बढ़ता है और सोचता है कि यह आसान होगा, लेकिन मॉन्स्टर बिना एक भी अतिरिक्त हरकत किए उसे आसानी से पीछे धकेल देता है। लांस रबर की उड़ती हुई तश्तरी की तरह दूर जा गिरता है और विन यह देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। ऑर्थो भी हैरान रह जाता है कि मॉन्स्टर ने सिर्फ एक ही वार में ऐसा कर दिया, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यह सामान्य ट्रायल के लिए बहुत कठिन है और यहाँ सच में किसी की जान जा सकती है। तब एमोरी ऑर्थो को आवाज देकर कहता है कि जल्दी से मोनोचेन खोल दे, लेकिन विन उसे रोक देता है और ऑर्थो से कहता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए और एमोरी को चारे की तरह इस्तेमाल करके अपने भागने का समय खरीदना चाहिए। ऑर्थो उसकी बात मान जाता है और विन कहता है कि 3 की गिनती पर वे दौड़ लगाएंगे, लेकिन अगले ही पल विन अकेला ही भाग निकलता है और अपनी पूरी टीम को छोड़ देता है। उसने पहले से ही तय कर लिया था कि वह उनके बिना भागेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग चारा बनेंगे उसके बचकर निकलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। जब विन भाग रहा होता है, उसी दौरान ऑर्थो लांस को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी मोनोचेन अपने आप समाप्त हो जाती है। ऑर्थो लांस को लेकर जल्दी निकलने की कोशिश करता है, जबकि अमुराई मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी करता है, बल्कि वह तो इस बात से उत्साहित है कि बिगिनर डंजन में आखिर उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिला है। एमोरी इस लड़ाई का इस्तेमाल अपनी ताकत परखने और सबसे ताकतवर बनने के अपने लक्ष्य की पहली सीढ़ी के रूप में करना चाहता है। जैसे ही मॉन्स्टर विन का पीछा करने की कोशिश करता है, अमोराई उसकी ताकत परखने के लिए सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ता है। फिर वह अपनी ब्लेड से मॉन्स्टर पर वार करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने पंजों से उस अटैक को रोक देता है और अमोराई को पीछे धकेल देता है। इससे एमोरी समझ जाता है कि उसके वार से मॉन्स्टर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ और वह निष्कर्ष निकालता है कि यह मॉन्स्टर बेहद ज्यादा ताकतवर है। इसी बीच मॉन्स्टर अमोरे के हमले से पूरी तरह क्रोधित हो जाता है और तुरंत पलटवार करता है। जैसे ही वह झपटकर अपने पंजों से उस पर हमला करता है, एमोरी महसूस करता है कि मॉन्स्टर की स्पीड काफी बढ़ गई है। वह अपनी पुरानी जंग लगी सोर्ड से उस अटैक को रोकने में सफल हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर की भयानक ताकत के सामने लगभग कुचल जाता है। ब्लेड पर दबाव झेलते हुए अमोराई सोचने लगता है कि क्या लेवल 5 मॉन्स्टर्स आमतौर पर इतने ताकतवर होते हैं। कुछ ही देर में वह चिंतित हो जाता है क्योंकि उसकी ब्लेड दबाव के कारण टूटने लगती है। उसी समय विन भागना बंद कर देता है। जब वह पीछे मुड़कर बाकी लोगों को देखता है तो एमोरी को तथाकथित एलीट मॉन्स्टर के साथ सीधे मुकाबला करते देखकर स्तब्ध रह जाता है। विन को यकीन नहीं होता कि एमोरी वुल्फ लॉर्ड के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा करना बाकी लोगों के लिए सीधी मौत के बराबर माना जाता है। कुछ समय बाद एमोरी वुल्फ लॉर्ड की ताकत के सामने कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन वह पीछे हटने से इनकार कर देता है। तभी मॉन्स्टर उसे खत्म करने की तैयारी करता है और उसी क्षण एमोरी का कॉम्बैट इंस्टिंक्ट सक्रिय हो जाता है। यही वह अवस्था थी जिसे उसने अपनी एस रैंक सोर्ड्समैनशिप इवैल्यूएशन के दौरान हासिल किया था। दरअसल यह इंस्टिंक्ट उसी पल जागा था जब उसका डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था।
वुल्फ लॉर्ड उसे कुचल पाता उससे पहले ही अमोरी उसी अवस्था में प्रवेश कर जाता है जिससे उसे अपनी ब्लेड को मॉन्स्टर की पकड़ से छुड़ाने की शक्ति मिल जाती है। इसके बाद वह एक सोर्ड चांट बोलना शुरू करता है जिससे उसका फाइटिंग स्पिरिट और भी बढ़ जाता है। इसी वजह से अमोरे अपना टैलेंट सोर्ड सिंक्रो सक्रिय कर देता है और सिस्टम विंडो में दिखाई देता है कि अमोरी और उसकी सोर्ड ने रेजोनेंस हासिल कर लिया है जिससे उन्हें 100 टाइम्स बूस्ट मिलता है। बफ प्रभावी होते ही एमोरी बिना किसी कठिनाई के वुल्फ लॉर्ड का एक हाथ काट देता है। सोर्ड सिंक्रो के एक्टिवेशन से मिले अतिरिक्त बूस्ट को देखकर एमोरी खुद भी हैरान रह जाता है और कहता है कि यह उसकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। इस प्रभाव से खुश होकर वह फैसला करता है कि अब वह अपनी पूरी ताकत लगाएगा क्योंकि उसके लिए हारना कभी भी एक विकल्प नहीं था। लेकिन एमोरी अगला कदम उठा पाता उससे पहले ही मॉन्स्टर रेज मोड में चला जाता है और पागलों की तरह झपटते हुए एमोरी का सिर लेने के इरादे से हमला करता है। एमोरी उस अटैक से बच जाता है लेकिन मॉन्स्टर लगातार उसका पीछा करता रहता है और बिना रुके हमला करने की कोशिश करता है। कुछ देर तक लगातार बचने के बाद एमोरी मॉन्स्टर के जबड़े के नीचे एक जोरदार पंच मारता है। जब उसे एहसास होता है कि सोर्ड सिंक्रो का प्रभाव उसकी मुट्ठी को भी बूस्ट कर चुका है तो वह एक और पंच मारता है और वुल्फ लॉर्ड को उड़ाकर विन के ठीक पास जमीन पर पटक देता है। विन इतना ज्यादा हैरान रह जाता है कि भागने की कोशिश करते समय उसके पैर तक नहीं हिलते। जब एमोरी उसकी ओर बढ़ता है तो विन को शर्म आती है कि एक कॉमनर ने उसे इतनी दयनीय हालत में देख लिया। जैसे ही एमोरी उसके सामने आकर उसे घूरता है विन तुरंत चुप हो जाता है और उस इंसान से डरने लगता है जिसे कुछ मिनट पहले तक वह अपने से नीचा समझ रहा था। सड़क किनारे पड़े कचरे की तरह वाइन को देखते हुए एमोरी सख्त आवाज में उससे कहता है कि रास्ते से हट जाओ। एमोरी के चेहरे के भाव देखकर विन इतना डर जाता है कि उसे यकीन ही नहीं होता कि यह वही इंसान है। इसके अलावा उसके आसपास का ऑरा भी पहले से पूरी तरह अलग है जिससे विन मान लेता है कि एमोरी अब बिल्कुल अलग व्यक्ति बन चुका है। विन तुरंत एक तरफ हट जाता है और जब एमोरी गंभीर चेहरे के साथ उसके पास से निकल जाता है तो विन निष्कर्ष निकालता है कि यह आदमी कोई डीमन है। इसी बीच एमोरी सीधे मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है, हवा में छलांग लगाता है और अपनी जंग लगी सोर्ड को वुल्फ लॉर्ड के शरीर में घोंप देता है। जैसे ही वह बीस्ट को खत्म करता है पहले मिला बफ समाप्त हो जाता है और उस पर थकावट का भारी एहसास छा जाता है। बहुत ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से अमोराई स्टंट स्टेट में पहुंच जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। सोर्ड सिंक्रो इफेक्ट से लगातार मिल रहे फाइटिंग स्पिरिट के कारण उसने अनजाने में अपने शरीर की सीमा से भी आगे खुद को धकेल दिया था। अब जबकि उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और सोर्ड सिंक्रो भी समाप्त हो गया था, एमरी इतना ज्यादा थक चुका था कि वह अपनी एक भी मांसपेशी नहीं हिला पा रहा था। कुछ पल बाद विन चुपके से उसके पीछे आता है और हालांकि एमरी हिल नहीं सकता फिर भी वह उसके बोलने से पहले ही उस सांप जैसे इंसान की मौजूदगी महसूस कर लेता है। विन अपना थंडर हैमर एमरी के सिर के ऊपर उठाते हुए मानता है कि एमरी सचमुच एक जीनियस है। वह यह स्वीकार करने से इनकार करता है कि कोई कॉमनर लूजर झुग्गियों से निकलकर आगे बढ़ जाए, इसलिए वह एमरी को खत्म करने की तैयारी करता है। लेकिन तभी वह रुक जाता है जब एमरी उससे पूछता है कि क्या उसे काउंटर अटैक का डर नहीं है। ये सुनकर विन बुरी तरह डर जाता है, लेकिन जैसे ही एमोरी खून खांसता है उसका कॉन्फिडेंस तुरंत वापस लौट आता है। फिर वह मानता है कि उसे मरने से डर लगता है, लेकिन एमोरी हीरो बनने में इतना ज्यादा लगा रहा कि उसने खुद को पूरी तरह असुरक्षित छोड़ दिया। विन एमोरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। वह बताता है कि वह इसी मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर देगा और सबको यही लगेगा कि एलीट मॉन्स्टर ने उसे मारा है। इस पूरी सावधानी से लिखी गई स्क्रिप्ट का इकलौता गवाह होने के नाते विन घोषणा करता है कि रूकी ट्रायल का निर्विवाद नंबर 1 वही बनेगा। इतना कहकर वह अपना थंडर हैमर उठाता है। जैसे ही वह वॉर करने की तैयारी करता है, अमोरे के अंदर जिंदा रहने की इच्छा फिर से जाग उठती है। किसी कायर के स्नीक अटैक से मरने से इनकार करते हुए अमोरे अपनी सोर्ड से विन का वार रोकने में सफल हो जाता है। थंडर हैमर के भारी दबाव को झेलते हुए एमोरी कसम खाता है कि वह एक सोर्ड्समैन के रूप में अपनी प्राइड की रक्षा करेगा। उसी समय विन भी पूरी तरह दृढ़ होता है कि वह उस प्राइड को कुचल देगा। वह चिल्लाते हुए एमोरी से कहता है कि अब संघर्ष करते रहना बेकार है। फिर वह हैमर पर और ज्यादा दबाव डालते हुए कहता है कि कॉमनर ट्रैश की तरह अपनी मौत स्वीकार कर ले। लेकिन जैसे ही एमोरी हैमर के भार के नीचे दबने लगता है तभी एक चमत्कार होता है और अगले ही पल विन का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। असल में जो वुल्फ लॉर्ड मरा हुआ लग रहा था उसने अचानक होश वापस पा लिया था और बदकिस्मती से सबसे पहले उसकी नजर विन पर ही पड़ी। इसी बीच एमोरी ने अपने पीछे मौजूद मॉन्स्टर को नहीं देखा होता, लेकिन वह तुरंत एक डरावना माहौल महसूस करता है क्योंकि पूरे जंगल में अचानक भयानक सन्नाटा छा जाता है। उसके पीछे उसे एक असली प्रेडेटर की मौजूदगी महसूस होती है जो सिर्फ उसे खत्म करने का इंतजार कर रहा है।
जल्द ही एमोरी समझ जाता है कि मॉन्स्टर से निकल रही यह डरावनी ऑरा दरअसल ब्लड रेज है। ब्लड रेज वह अवस्था होती है जिसमें मौत के करीब पहुंचा एलीट मॉन्स्टर अपनी सीमाएं तोड़ देता है और सामान्य से कहीं ज्यादा अटैक पावर हासिल कर लेता है। एमोरी समझ जाता है कि मॉन्स्टर सिर्फ मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था ताकि सही समय का इंतजार कर सके और उसे धोखे से लापरवाह बना दे। लेकिन बदकिस्मती से मॉन्स्टर हमला करता उससे पहले विन उसकी शिकार चुराने की कोशिश कर बैठा और खुद ही उसका पहला शिकार बन गया। हालांकि यह बात एमोरी के लिए फायदेमंद साबित होती है क्योंकि अब उसके शरीर पर मौजूद स्टन और फटीग खत्म हो चुके हैं, जिससे वह फिर से वुल्फ लॉर्ड का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। एमोरी पलटवार की तैयारी करता है और ध्यान देता है कि ब्लड रेज की अवस्था में मॉन्स्टर की डिफेंस काफी कम हो जाती है, जिससे अटैक करते समय उसकी वीक स्पॉट ढूंढना संभव हो जाता है। किसी और के लिए यह एक भयंकर संकट होता, लेकिन अमुराई इसे अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता है। एमरी मॉन्स्टर की ओर मुड़ता है और अपनी ब्लेड को जमीन में गाड़कर उसमें विल पावर भरने के लिए एक और चांट बोलना शुरू करता है। मॉन्स्टर सीधे उसकी ओर झपटता है, लेकिन एमोरी तेजी से दाईं ओर हट जाता है, जबकि सोर्ड अभी भी जमीन में धंसी रहती है। जैसे ही मॉन्स्टर दूसरी बार हमला करने की कोशिश करता है, एमरी सोर्ड सिंक्रो सक्रिय कर देता है और अर्थ ड्रॉइंग स्लैश का इस्तेमाल करते हुए जमीन से सोर्ड निकालकर एक ही पल में वुल्फ लॉर्ड को 2 टुकड़ों में काट देता है। वुल्फ लॉर्ड के मरते ही आयोरी को वादा किए गए 10,000 पॉइंट्स तुरंत मिल जाते हैं। कुछ ही देर बाद यूकी वहां पहुंचती है और रेडियो पर बी रैंक या उससे ऊपर के जॉब होल्डर स्क्वाड से तुरंत बैकअप मांगती है। वह बताती है कि मॉन्स्टर आउटब्रेक हो गया है और एक नोबल स्टूडेंट की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दूसरी ओर इमोरी बेहोश होने ही वाला होता है, लेकिन यूकी को देखकर उसे राहत मिलती है और जैसे ही यूकी उसके पास पहुंचती है, वह आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ समय बाद ट्रायल समाप्त हो जाता है और उसके रिजल्ट्स एक बड़ी स्क्रीन पर सभी को दिखाए जाते हैं। एमरी कुल 10,300 पॉइंट्स हासिल करके फर्स्ट प्लेस पर रहता है, जबकि यूकी 419 पॉइंट्स के साथ सेकंड प्लेस पर आती है। भीड़ पूरी तरह हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिर एमरी है कौन। थोड़ी ही देर में किसी को याद आता है कि वही डी रैंक सोर्ड्समैन जॉब वाला कॉमनर है। एक आदमी बताता है कि पिछले साल के रूकी ट्रायल में फर्स्ट प्लेस पाने वाले ने सिर्फ 300 पॉइंट्स हासिल किए थे। लोग यह देखकर और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि उसने एस रैंक यूकी से भी कहीं ज्यादा स्कोर किया है। इसी बीच कमाबारा गुस्से में कहता है कि सिस्टम में जरूर कोई बग है और अधिकारियों से ठीक से जांच करने की मांग करता है। वह कहता है कि कोई कॉमनर फर्स्ट प्लेस पर नहीं हो सकता क्योंकि इससे नोबल्स की प्राइड पर आंच आती है। कुछ ही देर में बाकी नोबल्स भी विरोध शुरू कर देते हैं और शिकायत करते हैं कि एमोरी ने जरूर चीटिंग की है। जब पूरी भीड़ अमोरे का स्कोर कैंसिल करने की मांग कर रही होती है, तभी होस्ट कम्युनिकेशन ऑर्ब के जरिए किसी से बात करता है। उसके बाद वह घोषणा करता है कि रूकी ट्रायल के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ है। वह बताता है कि विस्परिंग वुड्स के कोर एरिया में मॉन्स्टर्स बर्जर्क हो गए थे, जिससे 2 नोबल्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य को मामूली चोटें आई हैं। यह खबर सुनकर कमीबारा स्तब्ध रह जाता है और मारे गए नोबल्स की पहचान जानने की कोशिश करता है, लेकिन होस्ट सभी सवालों को नजरअंदाज करते हुए अपनी रिपोर्ट जारी रखता है। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में बचा हुआ स्टूडेंट एमोरी था, जिसने इस इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार लेवल 5 एलीट मॉन्स्टर को हराया और बहुत बड़ी मात्रा में पॉइंट्स हासिल किए। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है और उन्हें यकीन नहीं होता कि एक डी रैंक ट्रैश ने एलीट मॉन्स्टर को हरा दिया। उनमें से एक तो यह तक कहता है कि शायद मॉन्स्टर पहले से मरने वाला था और एमरी ने सिर्फ फाइनल किल चुरा लिया। एक दूसरा नोबल सवाल उठाता है कि अगर ये पॉइंट्स नोबल्स की जान की कीमत पर मिले हैं, तो क्या इन्हें अब भी वैलिड माना जाना चाहिए? इस पूरे हंगामे के दौरान एमोरी भीड़ से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है और आसपास के शोर को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तभी यूकी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसने सच में लेवल 5 एलीट वुल्फ लॉर्ड को हराया था। वह पूरी घटना की डिटेल्स जानना चाहती है, लेकिन एमोरी बस इतना कहता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी। वह समझाता है कि वह बस अपनी ब्लेड घुमा रहा था और वुल्फ लॉर्ड खुद ही उस पर आकर गिर गया। हालांकि यूकी को यह पूरी बात अब भी अजीब लगती है, क्योंकि उसने घटना स्थल की जांच की थी और वहां सोर्ड के निशानों से मैजिक का कोई रिएक्शन नहीं मिला। अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि मॉन्स्टर के घाव पूरी तरह प्योर फिजिकल स्ट्राइक से बने थे। उसे शक होता है कि एमोरी ने वुल्फ लॉर्ड को अकेले ही हराया और वह पूरी घटना का सही एनालिसिस करने लगती है। यूकी बताती है कि विन और उसकी गैंग ने
या तो फाइनल ब्लो चुराने की कोशिश की होगी या फिर एमोरी के साथ कोई गंदी चाल चली होगी, लेकिन बदकिस्मती से बर्जर्क वुल्फ लॉर्ड का पहला निशाना वही लोग बन गए। जैसे ही वह अपना एनालिसिस पूरा करती है, अमोराई तुरंत उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है कि यह सब सिर्फ उसकी स्पेकुलेशन है। यूकी फिर पूछती है कि वह सबके सामने अपनी सफाई क्यों नहीं देता, लेकिन अमोराई उसे बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सभी लोग पहले ही उसे स्केपगोट बनाने का फैसला कर चुके हैं। वह समझाता है कि अब वह उनकी छोटी सोच और बेवजह के प्रेजुडिस के खिलाफ लड़कर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके बाद एमोरी अपनी सोर्ड निकालकर यूकी से कहता है कि वह अब भी अपनी काबिलियत साबित कर सकता है, चाहे उसके हाथ में कूड़े के ढेर में फेंकी गई पुरानी जंग लगी सोर्ड ही क्यों न हो। फिर वह घोषणा करता है कि आखिर में ताकत खुद अपनी गवाही देती है। दूसरी तरफ स्टेज पर एग्जामिनर्स में से एक चीफ एग्जामिनर को सलाह देता है कि सबके गुस्से को शांत करने के लिए एमरी के स्कोर्स कैंसिल कर दिए जाएं, क्योंकि वह सिर्फ एक कॉमनर है जिसकी टैलेंट भी इंफीरियर है। एग्जामिनर्स के सर्वसम्मत फैसले के बाद होस्ट तुरंत घोषणा करता है कि एमरी के स्कोर्स कैंसिल कर दिए गए हैं। यह सुनकर नोबल क्राउड खुशी से भर उठती है, खासकर कमाबारा, जो गर्व से कहता है कि नीच कॉमनर्स को अपनी औकात में रहना चाहिए, फर्स्ट रैंक पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे ही एमरी के स्कोर्स कैंसिल होते हैं, स्कोर बोर्ड बदल जाता है और यूकी टॉप स्पॉट पर पहुंच जाती है। जैसे ही होस्ट उन लोगों की घोषणा करने वाला होता है जिन्होंने ट्रायल पास करके रियूजिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया है, सिस्टम ग्लिच हो जाता है और एमोरी पासिंग कट ऑफ में शामिल हो जाता है। इस अजीब घटना को देखकर हर कोई पूरी तरह हैरान रह जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि 0 पॉइंट्स होने के बावजूद वह पासिंग लाइन में कैसे आ गया। यहाँ तक कि एग्जामिनर्स भी उलझन में पड़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग इसे एक और सिस्टम बग मानने लगते हैं। तभी होस्ट देखता है कि पासिंग लाइन के नीचे मौजूद बहुत से एप्लीकेंट्स के नेगेटिव स्कोर्स हैं। अचानक ट्रायल के असली रूल्स स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जिनमें बताया जाता है कि एलाई पर हमला करना या कॉम्बैट इंटरफेरेंस जैसी हरकतों पर पॉइंट्स काटे जाएंगे और परिस्थिति के अनुसार नेगेटिव स्कोर भी दिया जाएगा। इसके बाद सिस्टम उन पार्टिसिपेंट्स के नाम दिखाता है जिन्होंने गंभीर रूल वायोलेशंस किए थे, जिसकी वजह से उन्हें नेगेटिव स्कोर्स मिले। लिस्ट देखकर अमोराई समझ जाता है कि पासिंग ग्रेड 0 पर इसलिए आ गई क्योंकि वेन और उसकी ग्रुप ने उस पर एम्बुश करने की कोशिश की थी और दूसरे नोबल्स ने भी अपने ही साथियों के साथ बैकस्टैब किया था। एमोरी यह देखकर खुश होता है कि वह इस पूरे मामले में बचकर निकल आया और मानता है कि किस्मत सच में उसके साथ है। तभी कमाबारा हमेशा की तरह उसके पास आता है और उसे ताने मारते हुए कहता है कि रियूजान यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाने से उसकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। उसे खुद ही हार मानने पर मजबूर करने के लिए कमाबारा कहता है कि रियूजान कॉमनर्स के लिए हेल है और बिना किसी बैकिंग के एमोरी वहां कुछ महीनों से ज्यादा टिक भी नहीं पाएगा। हालांकि एमोरी इन बातों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और इस तथाकथित हेल का सामना करने के लिए उत्साहित रहता है। फिर वह घोषणा करता है कि वह देखना चाहता है कि क्या यह हेल भी उसका सामना कर सकता है। जैसे ही एमोरी वहां से चलता है, वह नोबल्स को ताना मारते हुए कहता है कि उसे यूनिवर्सिटी में उनका घमंड तोड़ने का बेसब्री से इंतजार है। कुछ दिनों बाद अमोराई रुआन यूनिवर्सिटी के स्कूल गेट प्लाजा पहुंचता है और उसे पता चलता है कि स्कूल में कॉमनर्स और नोबल्स को अलग करने के लिए 2 अलग अलग क्लास बैजेस हैं। कॉमनर्स गोल आकार का सिल्वर बैज पहनते हैं, जबकि घमंडी नोबल्स एक शानदार गोल्ड शील्ड शेप्ड बैज पहनते हैं। कुछ दूरी पर एमोरी कमाबारा और उसके लैकी को एक कॉमनर को परेशान करते हुए देखता है, क्योंकि उसने कॉमनर्स के लिए बने छोटे साइड गेट की बजाय स्कूल के मेन गेट से अंदर जाने की कोशिश की थी। सूट पहने आदमी पूछता है कि एक कॉमनर नोबल्स के लिए बने उसी गेट से अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहा है। कमाबारा सख्ती से साइड गेट की ओर इशारा करते हुए कॉमनर से कहता है कि उसकी जगह वहीं है। जैसे ही वह साइड गेट की ओर बढ़ता है, कमाबारा उसे रोककर कहता है कि पहले अपने कपड़े उतारे और नंगा होकर गेट से रेंगते हुए अंदर जाए। वह दावा करता है कि स्कूल में प्रवेश करने से पहले उसे साफ करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि उसके गंदे कपड़े माहौल खराब कर देंगे और स्कूल वायोलेशन का कारण बनेंगे। फिर वह उसकी शर्ट पकड़ते हुए याद दिलाता है कि नोबल्स और कॉमनर्स अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं। वह समझाता है कि साइड गेट से नंगे होकर रेंगना एक रिचुअल है जिसे स्कूल के नोबल्स ने खास तौर पर कॉमनर्स के लिए बनाया है। लेकिन कमाबारा अपनी बात मनवा पाता उससे पहले ही कोई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। कमाबारा तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि वह अमोराई है, लेकिन पहले वह उसे पहचान नहीं पाता जब तक कि एमोरी अपना परिचय देकर उसकी याद ताजा नहीं कराता। रूकी ट्रायल वाले डी रैंक ट्रैश को पहचानते ही कमाबारा तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। उसे यकीन नहीं होता कि अमोराई ने उसकी वार्निंग को नजरअंदाज करके फिर भी स्कूल में आने की हिम्मत की। पागलों की तरह मुस्कुराते हुए कमाबारा अमोरी से कहता है कि अपने कपड़े उतारो, गले में कॉलर पहनो और कॉमनर गेट से रेंगते हुए अंदर जाओ,
क्योंकि र्यूजन में कॉमनर्स का एडमिशन इसी तरह होता है और एमोरी भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। एमोरी अपनी जगह पर डटा रहता है और कहता है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी असली ताकत से एडमिशन हासिल किया है उन्हें मेन गेट इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। फिर वह कहता है कि साइड गेट उन नोबल्स के लिए बिल्कुल सही है जो सिर्फ महंगे गियर पहनने वाले खोखले शोर मचाने वाले लोग हैं। व्हाइट सूट वाला आदमी इस तुलना से गुस्से में भर जाता है, जबकि कमाबरा को अमोरे का कॉन्फिडेंस सिर्फ मजाकिया लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक नीच कॉमनर किसी नोबल को जवाब देने की हिम्मत कर सकता है। व्हाइट सूट वाला आदमी तुरंत एमोरी के पीछे चुपके से पहुंच जाता है, जबकि कमाबारा सामने से उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वह घोषणा करता है कि रायुजन में नोबल्स को यह अधिकार है कि वे कॉमनर्स को ताकत से सजा दें और अगर इस दौरान उनकी कुछ हड्डियां भी टूट जाएं तो भी उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। जब वह बेवकूफ लगातार बकवास कर रहा होता है तब तक अमोरे इस पूरे शोर से पूरी तरह तंग आ चुका होता है, क्योंकि यह सिर्फ पहला दिन था और ये घमंडी लोग पहले ही अपनी धौंस दिखाने लगे थे। वह उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वे दयनीय निकम्मे लोग हैं जो खुद को ताकतवर और श्रेष्ठ महसूस करने के लिए सिर्फ कमजोरों को सताते हैं। फिर वह उन्हें बताता है कि वे सिर्फ खोखले खोल हैं और अपने परिवार के सहारे के बिना इंसान कहलाने के भी लायक नहीं रहेंगे। अमोरे की बातों से कमाबरा गुस्से से भर जाता है और पहले से भी ज्यादा उसे कुचलने की ठान लेता है। एमोरी फिर दोनों को एक साथ आने का आदेश देता है क्योंकि लगता है उसकी बात सीधे उनकी दुखती रग पर लगी है। वह वादा करता है कि वह उन्हें सबक सिखाएगा और उनके बदतमीज माता पिता की तरफ से उन्हें तमीज सिखाएगा। जैसे ही एमोरी उन्हें उनकी औकात दिखाने की तैयारी करता है, वह सख्त आवाज में घोषणा करता है कि उन्होंने दूसरों को जितना दर्द दिया है और उसे देने की कोशिश की है वह उसका 100 गुना वापस करेगा। पूरा दृश्य देख रहे नोबल्स अमोरे के कॉन्फिडेंस से हैरान रह जाते हैं। कमाबारा उस पर झपटता है और कसम खाता है कि उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन वह एक भी वार कर पाता उससे पहले ही एमोरी बिना किसी मेहनत के एक पंच मारकर उस बेवकूफ को दूर उड़ा देता है। वह पंच कमाबारा को सीधे उसी गेट के पार फेंक देता है जिसे वह कॉमनर्स के लिए रिजर्व्ड बता रहा था और उसे पास की फेंस से दे मारता है। वह तुरंत बेहोश हो जाता है और जैसे ही एमोरी पीछे मुड़ता है, सूट वाला आदमी डर के मारे तुरंत पीछे हट जाता है। तमाशा देख रहे लोग पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अभी हुआ क्या है। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक डी रैंक सोर्ड्समैन ने सिर्फ अपनी नंगी मुट्ठी से यह कर दिया, यानी अगर उसने सोर्ड का इस्तेमाल किया होता तो नतीजा और भी ज्यादा भयानक होता। सड़क किनारे पड़े कचरे जैसे लोगों से निपटने के बाद अमोराई पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से चला जाता है और हर कोई खामोशी से उसे देखता रहता है। फिर लोगों के दिलों में उसके लिए सम्मान भर जाता है और वे उसके लिए चीयर करने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ नोबल्स भी प्रभावित हो जाते हैं और सभी अमोराई की तारीफ करते हैं कि उसने स्कूल के आतंक मचाने वालों को उनकी औकात दिखा दी। अमोराई इन 5 मिनट की फेम से थोड़ा खुश होता है, हालांकि उसका पहले दिन सबसे अलग दिखने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद वह चेहरे पर मुस्कान लिए मेन गेट से स्कूल के अंदर चला जाता है। कुछ ही पलों बाद वह अपने डॉर्म पहुंचता है, जहां उसका मोटा रूममेट खुशी खुशी उसका स्वागत करता है। लड़का अपना परिचय त्सुयोशी मत्सुओका के रूप में देता है, जिसका निकनेम बूचो है। इसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और अमोरेई भी अपना परिचय देता है। फिर बूचो उसकी गर्दन में हाथ डाल लेता है, मानो वे बहुत समय से एक दूसरे को जानते हों। बूको अमोरी से कहता है कि रूजन यूनिवर्सिटी को कॉमनर्स के लिए हेल कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर तरफ नोबल्स भरे पड़े हैं। वह बताता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि कॉमनर्स का एक हीरो इस स्कूल में आ चुका है। फिर बूको पूछता है कि क्या अमोराई ने स्कूल गेट पर हुई घटना के बारे में सुना है। एमोरी जवाब देने में झिझकता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि बूको उसी घटना की बात कर रहा है जो उसने कमीबारा के साथ की थी। यह सोचकर कि एमोरी ने वह घटना नहीं देखी, बूको बड़े उत्साह से बताने लगता है कि हीरो ने एक ही पंच में कमीबारा की गर्दन लगभग तोड़ दी थी। वह और भी ज्यादा उत्साहित होकर नोबल्स के चेहरों के भाव बताता है जब हीरो ने सबके सामने उन्हें बेइज्जत कर दिया था। एमोरी हैरान रह जाता है कि कहानी को काफी बड़ा चढ़ाकर बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी वह मानता है कि उसने सच में कमीबारा को एक ही वार में गिरा दिया था। हालांकि उसका मानना है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह बेवकूफ उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर था। इसी बीच बूको कॉमनर्स के उस तथाकथित हीरो की तारीफ करता रहता है और कसम खाता है कि वह भी बिल्कुल उसी हीरो जैसा बनेगा। पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वह वादा करता है कि वह भी बुरे लोगों को हराएगा और लोगों को उसी तरह बचाएगा जैसे हीरो ने आज किया। फिर बूको एमोरी को बताता है कि वह एक बी रैंक पैलेडिन है और एमोरी से उसकी रैंक पूछता है। जब अमोरेई सामान्य तरीके से बताता है कि वह एक डी रैंक सोर्ड्समैन है तो बको पूरी तरह हैरान रह जाता है।
उसे यकीन नहीं होता कि इतनी कम रैंक के साथ एमोरी इस स्कूल में एडमिशन पा गया और वह मान लेता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। एक सम्मानित इंसान होने के नाते बुक फैसला करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा और एमोरी से कहता है कि अब से उसके साथ ही रहना। वह शेखी बघाड़ते हुए कहता है कि वह बी रैंक है, इसलिए अगर कोई बुली परेशान करे तो एमोरी बस उसका नाम ले सकता है। यह सुनकर एमोरी को हंसी आ जाती है और वह उस भोले लड़के पर अजीब सी मुस्कान के साथ हंस देता है। एक बेहद खराब टीम प्लेयर होने की वजह से एमोरी हमेशा किसी के साथ टीम बनाने से नफरत करता था, इसलिए उसने अब तक अकेले ही ट्रेनिंग की थी। लेकिन अब बुको का उससे इतनी जल्दी घुल मिल जाना उसे अजीब लग रहा था। वह सोचता है कि अगर अभी सच बता दिया तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी, और क्योंकि वह सबसे ताकतवर बनने के लिए एक शांत रास्ता चाहता है, एमोरी फैसला करता है कि वह बुको के सामने अनजान बनने का नाटक करेगा। उधर हॉस्पिटल में कमीबारा अब भी अपनी चोटों का इलाज करा रहा होता है। तभी उसके परिवार का बटलर हेड ऑफ द हाउस का संदेश लेकर आता है। कमीबारा को निर्देश दिया जाता है कि इस छोटी सी घटना को वह खुद संभाले और फैमिली को परेशान न करे। यह सुनकर कमीबारा गुस्से से भर जाता है और अमुराई को अपनी बेइज्जती का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे कोसने लगता है। फिर वह बटलर को आदेश देता है कि यूनिवर्सिटी में मौजूद हर रिसोर्स का इस्तेमाल करके 1 हफ्ते के अंदर अमुराई को खत्म कर दिया जाए। बटलर यह आदेश स्वीकार कर लेता है और वादा करता है कि वह किसी एक्सीडेंट का रूप देकर अमुराई को खत्म कर देगा। अपनी बेइज्जती को याद करके अब भी गुस्से में कमीबारा कसम खाता है कि वह खुद वहां मौजूद रहेगा और अमुराई को मरते हुए देखेगा। कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर क्लास शुरू होने की तैयारी में सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। बुको अमुराई से कहता है कि पूरे समय अपना सिर नीचे रखे, क्योंकि उसने सुना है कि इंस्ट्रक्टर बेंजामिन ली हमेशा कॉमनर्स को ही निशाना बनाता है। कुछ ही देर बाद बेंजामिन स्टेज पर चढ़ता है, अपना परिचय देता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि अब वही उनकी जिम्मेदारी संभालेगा। वह कहता है कि उसकी क्लास पूरी तरह मेरिटोक्रेसी पर आधारित है, इसलिए उसके पास कमजोर लोगों को बाहर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्टूडेंट्स को संबोधित करते समय उसकी नजर भीड़ में एमोरी पर पड़ती है और उसे वह आदेश याद आ जाता है जिसमें कहा गया था कि हर हाल में एमोरी को स्कूल से एक्सपेल करना है। बेंजामिन को तो यहाँ तक लगता है कि एक्सपल्शन भी बहुत हल्की सजा है, इसलिए वह मन ही मन वादा करता है कि वह एमोरी को कमीबारा से भी ज्यादा तकलीफ देगा। बल्कि वह तो एमोरी को सिर्फ इसलिए मार डालना चाहता है क्योंकि एक कॉमनर होकर उसने अपनी औकात नहीं पहचानी। बिना किसी झिझक के वह कहता है कि उनके बीच एक ऐसा इंसेक्ट मौजूद है जो अपनी औकात नहीं जानता, और साथ ही जोड़ता है कि वह इंसेक्ट एक डी रैंक सोर्ड्समैन है। पूरी क्लास पहले से जानती है कि वह किसकी बात कर रहा है, लेकिन बूचो को इस बात पर थोड़ा शक होता है। तभी बेंजामिन अमुराई की ओर इशारा करके यह साफ कर देता है और उससे कहता है कि एक्सपल्शन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सिर्फ उसकी मौजूदगी ही उसे परेशान करती है। एमोरी प्रोफेसर से बहस करते हुए कहता है कि वह भले ही एक कॉमनर हो, लेकिन सच यही है कि उसने अपनी खुद की ताकत के दम पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया है। एमोरी फिर जोड़ता है कि उसे वास्तव में बेंजामिन की मेरिटोक्रेसी में दिलचस्पी है। एमोरी एक बात जानता है, वह यह कि इस दुनिया में स्ट्रेंथ को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, और पहली है लेवल अप से मिलने वाला बूस्ट, यानी किसी का लेवल बढ़ने के साथ उसके स्टेट्स भी बढ़ते हैं, और स्टेटस चाहे जो भी हो, हर किसी के पास स्ट्रांग बनने का समान मौका होता है। दूसरी है स्टैट करेक्शन, जो जॉब रैंक पर आधारित होती है। हाई रैंक जॉब की शुरुआत लो रैंक जॉब की तुलना में ज्यादा स्टैट्स के साथ होती है, यानी लेवल 1 हाई रैंक जॉब के स्टैट्स लेवल 2 लो रैंक जॉब से भी ज्यादा होते हैं। इससे भी बुरा यह है कि लेवल बढ़ने के साथ यह गैप और भी बड़ा होता जाता है, और इसी वजह से हाई रैंक जॉब्स पर ज्यादा रिसोर्सेज खर्च किए जाते हैं। यह ऐसी स्थिति है जहां स्ट्रांग लोग और ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं, जबकि वीक लोग हमेशा वीक ही बने रहते हैं। इसलिए किसी कॉमनर के लिए टॉप तक पहुंचने का कभी कोई मौका नहीं रहा। हालांकि एमोरी जानता है कि लेवल्स और जॉब रैंक्स ही स्ट्रेंथ का एकमात्र पैमाना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तीसरा इंडिकेटर भी है जिसे टेक्निक कहा जाता है। यही एकमात्र एडवांटेज है जो कॉमनर्स के पास बचा है। बेंजामिन एमरी से सीधे कहता है कि उसकी क्लास में उसे उसके हर ऑर्डर का पालन करना होगा, वरना उसकी जान भी जा सकती है। डरने की बजाय एमरी प्रोफेसर से कहता है कि इससे तो उसके लिए चीजें और भी दिलचस्प हो गई हैं, और वह चाहता है कि बेंजामिन उसे दिखाए कि उसका मतलब क्या है। एमरी कहता है कि वह जानना चाहता है कि उसकी तथाकथित मेरिटोक्रेसी की प्रैक्टिकल क्लास आखिर कैसी होती है। एमरी की यह बेबाकी बेंजामिन को भड़का देती है और वह गुस्से में एमरी पर चिल्लाता है, पूछता है कि आखिर उसे अपने सीनियर से इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कहां से मिली। बेंजामिन फैसला करता है कि वह एमोरी को सबक सिखाएगा और कहता है कि आज के लिए वह पूरी क्लास का पंचिंग बैग बनेगा।
क्योंकि ट्रेनिंग डमीज टूट चुके हैं। नोबल्स तो पहले ही इस बात से उत्साहित हो जाते हैं कि उन्हें पहले ही दिन एक कॉमनर को पीटने का मौका मिलेगा। वे कहते हैं कि वे हमेशा से एमोरी से नफरत करते थे, इसलिए अब उसे अच्छा सबक सिखाने का मौका मिल गया है। बुको एमोरी की सेफ्टी को लेकर डर जाता है और उससे कहता है कि बेंजामिन के बहकावे में आने की बजाय उससे माफी मांग ले। बुओ उसे सलाह देता है कि वह कह दे कि वह बीमार है ताकि कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए। एमोरी अपने दोस्त से कहता है कि उसे इंस्ट्रक्टर पसंद नहीं है, लेकिन इसी वजह से वह वास्तव में मेरिटोक्रेसी के इस विचार से सहमत है। एमोरी बुक्को से कहता है कि अगर कॉमनर्स को बराबरी का मौका चाहिए तो उन्हें अपनी ताकत से अपने अधिकार जीतने होंगे। एमोरी बुओ से कहता है कि नतीजा बुरा हो सकता है, लेकिन कोशिश न करने से तो यह बेहतर है। बिना किसी झिझक के एमोरी आगे बढ़ जाता है और बेंजामिन मन ही मन प्रार्थना करता है कि एमोरी वहीं मर जाए ताकि सारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एमोरी की मुश्किल और बढ़ाने के लिए बेंजामिन उसे कहता है कि वह बिल्कुल असली डमी की तरह लड़े, इसलिए उसे बिना किसी वेपन के रहना होगा। बेंजामिन उसकी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहता है क्योंकि उसके अनुसार सोर्ड के बिना एक सोर्ड्समैन पूरी तरह ट्रैश होता है। एमोरी बेझिझक अपनी सोर्ड को जमीन में गाड़ देता है और बेंजामिन से कहता है कि वह वैसे भी अपनी सोर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। नोबल्स अमुराई को पीटने का मौका मिलने पर बेहद उत्साहित हो जाते हैं और खुद ही वॉलंटियर करने लगते हैं। बेंजामिन बिना समय गंवाए 3 लोगों को चुन लेता है ताकि वे अमोरी को पीट सकें। बॉशो हैरान रह जाता है कि बेंजामिन अमोरी को बिना किसी वेपन के 3 लोगों से लड़ने के लिए कह रहा है। बेंजामिन दावा करता है कि उसने शुरुआत से कभी नहीं कहा था कि यह लड़ाई फेयर होगी। बेंजामिन कहता है कि वह अमोरी को सिखाना चाहता है कि एक कॉमनर को अपनी औकात पता होनी चाहिए। दूसरी तरफ एमोरी बिल्कुल भी परेशान नहीं होता क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि वह इस ट्रियो को बिना ज्यादा परेशानी के आसानी से संभाल सकता है। तभी अचानक बुको आगे आता है और बेंजामिन से कहता है कि वह खुद वॉलंटियर करता है। बेंजामिन उससे पूछता है कि क्या वह भी ट्रेनिंग में शामिल होकर एमोरी को पीटने वालों में शामिल होना चाहता है, लेकिन बुको कहता है कि वह एमोरी का एलाई बनना चाहता है। बेंजामिन को यह बात बहुत मजेदार लगती है क्योंकि वह इसका इस्तेमाल करके अपनी डोमिनेंस और ज्यादा दिखाना चाहता है। दूसरी ओर एमोरी इस बदली हुई प्लान से बिल्कुल खुश नहीं होता। बुको फिर एमोरी से कहता है कि प्लान सिर्फ 1 मिनट तक टिके रहना है और उसके बाद सरेंडर कर देना है। बुको कहता है कि इससे उनकी इज्जत भी बच जाएगी और वे स्कूल में भी बने रहेंगे। बू एमोरी से कहता है कि वह सबसे अच्छा यही कर सकता है कि उनके अटैक्स ब्लॉक करे और एमोरी उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है। हालांकि एमोरी ने पहले ही नोबल्स से अकेले निपटने का फैसला किया था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि उसे बू की प्राइड की भी रक्षा करनी होगी। हालांकि यह उसका तरीका नहीं था, फिर भी वह जानता था कि उसे थोड़ा पीछे हटकर लड़ना होगा। बेंजामिन फिर मैच शुरू करता है और बू को तुरंत आने वाले अटैक्स को रोकने के लिए शील्ड खड़ा कर देता है। एमरी इस बात से प्रभावित होता है कि बुको एक बी रैंक डिफेंस टाइप है जो काफी रेयर होता है। जैसे जैसे अटैक्स लगते हैं और शील्ड कांपने लगता है, बुको अमोराई से कहता है कि 1 मिनट पूरा होने तक उसके पीछे ही रहना। अटैक्स के टकराने से धूल का गुब्बार उठता है और अमोराई तुरंत समझ जाता है कि 1 मिनट तक इंतजार करना व्यावहारिक नहीं है। धूल को कवर बनाकर एमरी हमलावरों की ओर दौड़ पड़ता है और एक एक करके उन्हें नॉकआउट कर देता है। उनके जमीन पर गिरने से पहले ही एमरी वापस अपनी जगह पर लौट आता है। तभी एमरी बुओ के कंधे पर हाथ रखता है और बुको उससे पूछता है कि क्या सब खत्म हो गया। एमरी हाँ कहता है और बुको मुड़कर देखता है कि बाकी सभी लोग जमीन पर पड़े हैं। बुओ पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बेंजामिन ने सब कुछ देख लिया था। बेंजामिन इस बात से नफरत करता है कि एमरी की कॉम्बैट स्किल्स वास्तव में काफी प्रभावशाली हैं, जिसका मतलब है कि वह पहले से ही नियमित लड़ाइयों का आदी है। जबकि बुको अमोराई से पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। एमोरी कहता है कि हमलावर उसे हराने की इतनी जल्दी में थे कि अपनी ही लापरवाह मैजिक का शिकार हो गए। वो बिना कोई सवाल किए इस बात पर विश्वास कर लेता है और कहता है कि उनकी माना ही उन पर उलटी पड़ गई होगी। बेंजामिन फिर आदेश देता है कि उस ट्रियो को क्लास से बाहर ले जाया जाए और इस घटना को एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल करता है। वह एमोर के झूठ का साथ देते हुए स्टूडेंट्स से कहता है कि असली लड़ाई में हमेशा मैजिकल स्टेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए। नोबल स्टूडेंट्स ये सुनकर राहत की सांस लेते हैं क्योंकि वे इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते कि एमोरी ने वास्तव में उनके साथियों को हरा दिया। बेंजामिन फिर एमोरी की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या 3 रुकीज को हराकर वह यह साबित करना चाहता है
कि वह यूनिवर्सिटी में रहने के योग्य है, लेकिन एमोरी चुप रहता है। बेंजामिन फिर उससे कहता है कि अगले दिन डंजन में प्रैक्टिकल एग्जाम है, लेकिन वह एमोरी को बता देता है कि कोई भी नोबल उसके साथ पार्टनर नहीं बनेगा। वह एमोरी को भरोसा दिलाता है कि उसे पता भी नहीं चलेगा और उससे पहले ही उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, जबकि एमोरी उससे कहता है कि वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एमोरी उससे यह पूछकर पूरी तरह उसकी नसों पर चढ़ जाता है कि क्या वह उसकी मेरिटोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरा है। यह सुनकर बेंजामिन गुस्से से भर जाता है और उससे कहता है कि अगले दिन होने वाले डंजन ट्रायल के लिए तैयार रहे। अगले दिन स्टूडेंट्स डंजन ट्रायल साइट पर इकट्ठा होते हैं और बेंजामिन उन्हें बताता है कि टेस्ट पास करने के लिए उन्हें नॉर्मल डिफिकल्टी डंजन या उससे ऊंचे लेवल का डंजन क्लियर करना होगा। वह कहता है कि जो भी इसमें असफल होगा उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हुई फेटल एक्सीडेंट्स जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक नया रूल बनाया गया है। वह बताता है कि सभी को 3 या उससे ज्यादा लोगों की पार्टी बनानी होगी और उस पार्टी में कम से कम एक नोबल होना जरूरी है। एक दूसरा इंस्ट्रक्टर भी इस बात का समर्थन करते हुए बताता है कि जिन कॉमनर्स को नोबल्स पसंद नहीं करते उनके पास टेस्ट देने का लगभग कोई मौका नहीं है। वे दावा करते हैं कि यह रूल इसलिए बनाया गया है ताकि टेस्ट के दौरान कॉमनर्स को कैरी न किया जाए। बूचो तुरंत अमोरी को अपनी टीम में शामिल होने का मौका देता है क्योंकि उसे 2 ऐसे नोबल्स मिल गए हैं जो उसकी टीम में रहना चाहते हैं। बूचो जल्दी से उन नोबल्स के पास जाकर अपने रूममेट का परिचय कराता है और बताता है कि मेले अटैक्स की जिम्मेदारी वही संभालेगा, लेकिन नोबल्स कहते हैं कि अमोराई एक टीम किलर है, इसलिए वे किसी भी हालत में उसके साथ टीम नहीं बनाएंगे। यह सुनकर बुओ हैरान रह जाता है और अमोराई तुरंत समझ जाता है कि किसी ने उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए अफवाहें फैलाई हैं और सबसे ज्यादा शक बेंजामिन पर जाता है। एमरी समझ जाता है कि बेंजामिन इस नए रूल का इस्तेमाल करके बिना अपने हाथ गंदे किए उसे खत्म करना चाहता है। बूको एमरी का बचाव करते हुए अपने नोबल फ्रेंड से कहता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो हुआ था वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नोबल्स बूको से कहते हैं कि वे उसे अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार हैं क्योंकि पैलेडिन के रूप में उसकी क्लास काफी उपयोगी है। फिर वे माहौल को और डरावना बनाते हुए बताते हैं कि एक फीमेल स्टूडेंट ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी थी क्योंकि नोबल्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद वे बुको से कहते हैं कि उसे अच्छी तरह पता है कि उसे किस साइड पर होना चाहिए, इसलिए फ्रेंडशिप के लिए अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनकी बकवास बातें सुनकर एमोरी गुस्से से भर जाता है और तुरंत अपना वेपन निकाल लेता है। वह अपना वेपन नीले कपड़े पहने लड़के की ओर तान देता है और उसकी इस हरकत से वह लड़का बुरी तरह चौंक जाता है। वह एमोरी को याद दिलाता है कि कैंपस में लड़ाई करना पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन अमोरे उन्हें डराते हुए पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि उसके जैसा टीम किलर किसी बेवकूफी भरी पनिशमेंट से डरता है। एमोरी उन्हें बता देता है कि उन्हें अपनी जान गंवाने की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। तभी दूसरा नोबल पीछे से एमोरी पर हमला कर देता है। वह एमोरी के सिर के पीछे जोरदार पंच मारता है और हालांकि एमरी को पहले से उस अटैक का एहसास हो गया था, फिर भी वह जानबूझकर वहीं खड़ा रहता है ताकि वार उसे लगे। यहाँ तक कि हमला करने वाला भी हैरान रह जाता है कि एमोरी ने बचने की कोशिश तक नहीं की और बूचो अपने दोस्त की सुरक्षा को लेकर डर जाता है। हालांकि एमोरी को वही मिल चुका था जो वह चाहता था और वह स्कूल रूल पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा है कि ऑफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल करना मना है। साथ ही वह जोड़ता है कि उस लड़के का अटैक इस बात की पुष्टि कर चुका है। एमोरी कहता है कि इसका मतलब साफ है कि ऐसे फिजिकल अटैक्स जिनमें मैजिक का इस्तेमाल न हो पूरी तरह अलाउड हैं। एमोरी के चेहरे पर अजीब सा रिएक्शन देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगता है और पूछता है कि वह क्या करने वाला है। उसका डर सच साबित हो जाता है जब अमोराई अविश्वसनीय स्पीड से उसकी ओर दौड़ता है और एक जोरदार पंच मारता है जो उसे दूर तक उड़ा देता है। वह लड़का जाकर तभी रुकता है जब एक दीवार से टकराता है। उसका दोस्त गुस्से से भर जाता है कि अमोराई जैसा कॉमनर किसी नोबल को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है और वह पीछे से मैजिक का इस्तेमाल करके अमोराई पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मैजिक हाथ से निकलने से पहले ही अमोराई उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है। फिर वह उसके पेट पर इतनी जोरदार किक मारता है कि उसके मुंह से सांस निकल जाती है। वह दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है, जबकि पीछे खड़ा बको यह सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। इसके बाद एमोरी अपनी सोड उठाता है और उस लड़के की ओर बढ़ता है जो अभी अभी किसी तरह दोबारा खड़ा हुआ था। वह लड़का डर जाता है कि दूसरा राउंड पहले से भी ज्यादा भयानक होगा और वह एमोरी को डराने के लिए अपने पिता का नाम लेने लगता है, लेकिन एमोरी के चेहरे पर और भी ज्यादा घृणा दिखाई देती है और जैसे ही वह उस पर वार करने की तैयारी करता है
वह उसे बता देता है कि उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। तभी बुको पीछे से अमोरी को पकड़ लेता है और याद दिलाता है कि नोबल्स की पावर का एक बहुत बड़ा जाल है, इसलिए अगर उसने यूनिवर्सिटी के अंदर उस लड़के पर हमला किया तो वे कभी पार्टी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उन्हें कम से कम एक नोबल की जरूरत होगी। एमोरी गुस्से से उसकी ओर देखकर कहता है कि वह पूरी जिम्मेदारी खुद लेगा, लेकिन बुचो उस पर चिल्लाते हुए याद दिलाता है कि स्कूल में वह अकेला कॉमनर नहीं है। वह कहता है कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनका पालन करना जरूरी है ताकि वे स्कूल में बने रह सकें। बुको उसे बताता है कि उसकी हरकतों की वजह से बाकी कॉमनर्स की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। ये सुनकर इमोराई आखिरकार शांत हो जाता है और बुको झुंझलाकर अपना सिर पकड़ लेता है, कहते हुए कि जो कुछ अभी हुआ उसके बाद कोई भी नोबल उनके साथ पार्टी नहीं बनाएगा। एमोरी फिर बुओ को याद दिलाता है कि नोबल्स तो उसी से बच रहे हैं, इसलिए पब्लिक में उसे उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि यही उसके लिए बेहतर होगा। एमोरी वहां से चला जाता है और पूरे हालात के बारे में सोचने लगता है। उसका मानना है कि अगर वह अकेला रहे तो यह और भी बेहतर होगा, क्योंकि अगर उसके आसपास हर कोई दुश्मन होगा तो उसे अपने करीबियों को चोट नहीं पहुंचानी पड़ेगी। तभी बूचो पीछे से उसे आवाज देता है और मानता है कि एमोरी सच में स्ट्रांग है, क्योंकि उसने वह कर दिखाया जो वह कभी नहीं कर सकता था। लेकिन वह एमरी से कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े और याद दिलाता है कि वह पहले ही कह चुका है कि वह उसकी रक्षा करेगा। बुओ उसे याद दिलाता है कि अगर उसे एक्सपेल कर दिया गया तो उसे इस समस्या को जड़ से खत्म करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बुको की बातें एमोरी के दिल पर असर करती हैं और वह मान लेता है कि वह सही कह रहा है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि बुको ही उसे समझदारी की बात समझा रहा है। बुको उत्साह से अपने दोस्त को पकड़ लेता है और कहता है कि उनके पास अब भी डंजन एंट्रेंस पर जाकर लोगों से पूछने का मौका है कि कौन उनके साथ टीम बनाएगा, क्योंकि आखिर में कोई ना कोई जरूर मिलेगा। एमोरी मन ही मन सोचता है कि उसे इस समाज की रक्षा करने वाले रूल्स को तोड़ना ही होगा, लेकिन फिलहाल उसे जो कुछ भी उसके सामने आए उसे सहना पड़ेगा। यह सोचकर एमोरी फैसला करता है कि अभी के लिए वह डंजन क्लियर करने के लिए बस एक पार्टी बना लेगा, ताकि उसे जो चाहिए वह हासिल कर सके। कुछ ही देर बाद वे डंजन एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और एमोरी पूरे नजारे को देखकर प्रभावित हो जाता है। तभी नोबल्स की नजर एमोरी और बुको पर पड़ती है, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि उसने उनमें से कुछ लोगों की पिटाई कर दी थी। नोबल्स गुस्से से भर जाते हैं कि अमोरे और बुको को अभी भी स्कूल रूल्स की वजह से खुलेआम घूमने का मौका मिल रहा है, वरना वे अब तक उन्हें उनकी औकात दिखा चुके होते। यहाँ तक कि सभी कॉमनर्स भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि वे उन दोनों से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते। बुको यह देखकर हैरान रह जाता है कि अब कॉमनर्स भी उनसे बचने लगे हैं। एमोरी को इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि शीप हमेशा वुल्फ से नफरत करती हैं, लेकिन अगर कोई शीप बना रहता है तो आखिर में वुल्फ उसे खा ही जाता है। दोनों इसी बीच खड़े होते हैं कि तभी उनके पास लाल बालों वाला नोबल असासिन शिन कुसाशी आता है। बूचो हैरान रह जाता है कि वह उनके पास आ रहा है और धीरे से एमरी के कान में कहता है कि शिन सच में बहुत ताकतवर है और एंट्रेंस एग्जाम में टॉप 50 में भी था। हालांकि शिन की पॉपुलैरिटी बिल्कुल जीरो है। शिन फिर बुको के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वह उसकी पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि उन्हें एक टैंक चाहिए और बुको एक पैलेडिन है। यह सुनकर बुको हैरान रह जाता है और आसपास खड़े बाकी लोग भी चौंक जाते हैं कि शिन में एमोरी के दोस्त को अपनी पार्टी में बुलाने की हिम्मत है। नोबल्स को पूरा यकीन हो जाता है कि अब शिन की खैर नहीं। बुको फिर शिन से एमोरी के बारे में पूछता है, क्योंकि वे दोनों साथ हैं, लेकिन शिन कहता है कि उन्हें सिर्फ एक पैलेडिन चाहिए। बिना किसी झिझक के बुको यह ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि एमोरी उसका सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए वह किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होगा। बुको शिन से कहता है कि या तो वे दोनों साथ शामिल होंगे या फिर वह इस ऑफर को भूल जाए। शिन फिर बुको को चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद उसे बुको की जगह एमोरी को ही ले लेना चाहिए, क्योंकि वह देखना चाहता है कि उसका तथाकथित बेस्ट फ्रेंड भी उतना ही लॉयल है या नहीं। तभी अमोरे बुको से कहता है कि वह इस मौके का फायदा उठाए और बूचो को भरोसा दिलाता है कि वह खुद कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। वह यह भी जोड़ता है कि उनकी ओरिजिनल प्लान के खराब होने में उसकी भी गलती थी। शिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि अमोरे खुद फेल होकर एक्सपेल होने के लिए भी तैयार है। जिज्ञासा से वह एमोरी से पूछता है कि क्या वह टीम में शामिल होने की भीख नहीं मांगेगा, लेकिन एमोरी उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। वह शिन से कहता है कि बेहतर होगा उसका बेस्ट फ्रेंड ही यह मौका पा जाए। एमोरी फिर यह भी कहता है कि यह अजीब है कि शिन ठीक उसी समय आया जब वे फेल होने वाले थे।
शिन हैरान रह जाता है कि एमोरी उसकी मंशा समझ गया और कहता है कि वह सच बताने को तैयार है। वह दावा करता है कि उसके पास डंजन के बारे में कुछ जानकारी है। वह बताता है कि यह ऐसा डंजन है जिसमें मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिससे मैजिक अटैक्स पर निर्भर नोबल्स को भारी नुकसान होगा। शिन कहता है कि फिजिकल क्लासेस वाले कॉमनर्स वहां कहीं ज्यादा उपयुक्त हैं, इसलिए उसकी पार्टी को हाई अटैक पावर वाले फिजिकल क्लासेस की जरूरत है। शिन शेखी बघाड़ते हुए कहता है कि अगर अमुराई ने उसकी पार्टी में शामिल होने के लिए बुको की कुर्बानी देने की कोशिश की होती तो वह कभी उसे अपनी टीम में शामिल नहीं करता, क्योंकि जो अपने दोस्त के प्रति लॉयल नहीं है वह उसके जैसे पावर हाउस के लायक नहीं है। शिन एमरी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह बाकी कॉमनर्स से अलग है और इसी वजह से वह एक एक्सेप्शन बनाते हुए एमरी को अपनी पार्टी में शामिल होने देगा। वह एमरी से कहता है कि उसे इस मौके के लिए आभारी होना चाहिए, लेकिन एमरी उसे याद दिलाता है कि उसे चुनने का मतलब है कि वह स्कूल के नोबल से मुंह मोड़ रहा है। उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए एमरी कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि शिन जैसा कैलकुलेटिंग इंसान यह बात पहले से जानता है। एमरी शिन की आंखों में देखकर उससे मांग करता है कि वह उसे कोई सच में अच्छा रीजन बताए। शिन डरकर थोड़ा पीछे हट जाता है और एमरी से कहता है कि वह सिर्फ उसे एक मौका दे रहा है, इसीलिए उसे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। एमरी मुस्कुराकर उससे कहता है कि वह साफ समझ सकता है कि बाकी नोबल्स शिन के साथ टीम बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि एग्जाम के रूल के अनुसार कॉमनर्स को पास होने के लिए नोबल्स के साथ टीम बनानी होगी। लेकिन इसके पीछे एक छिपा हुआ मतलब भी है, और वह यह कि मैजिक में विशेष जन नोबल्स फिजिकल अटैक्स इस्तेमाल करने वाले कॉमनर्स के बिना पास नहीं कर सकते। यानी यह रूल इसलिए बनाया गया था ताकि फिजिकल क्लासेस वाले कॉमनर्स को मजबूर करके नोबल्स की पार्टी में शामिल कराया जा सके और नोबल्स की रक्षा हो सके। फिलहाल शिन की पॉपुलैरिटी बिल्कुल जीरो है, इसलिए यह साफ है कि कोई भी उसके साथ टीम नहीं बनाना चाहता, और क्योंकि बाकी कॉमनर्स पूरी तरह ट्रैश हैं, इसलिए शिन के पास चुनने की कोई लग्जरी नहीं है। एमोरी शिन से साफ कहता है कि पार्टी बनाने की जरूरत उसे नहीं बल्कि शिन को है। शिन समझ जाता है कि उसकी चाल पकड़ ली गई है और वह एमोरी से धीरे बोलने की विनती करता है, क्योंकि किसी नोबल का कॉमनर्स द्वारा रिजेक्ट होना उसके लिए बहुत शर्म की बात है। शिन अमोरे को भरोसा दिलाता है कि वह इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा, इसलिए वह उसकी इस शर्म को छिपा ले। इसके अलावा अमोरी के पास भी उसकी तरह कोई दूसरा विकल्प नहीं था और अमोरी समझ जाता है कि शिन सही कह रहा है, इसलिए वह उससे हाथ मिलाकर डील पक्की कर देता है। इसके साथ ही तीनों टीम बना लेते हैं और तुरंत एक पार्टी बना लेते हैं। शिन शेखी बघाड़ते हुए कहता है कि वह लीडर है, इसलिए डंजन में सभी को उसके इंस्ट्रक्शंस मानने होंगे। बुको इस बात से सहमत हो जाता है, लेकिन अमुराई उसे बता देता है कि वह यह वादा नहीं करता कि उसकी हर बात मानेगा। पीछे खड़ा बेंजामिन अपना आपा खो रहा होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिन अचानक आकर उसकी खूबसूरत प्लान खराब कर देगा। हालांकि बेंजामिन हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और फैसला करता है कि वह हर हाल में डंजन के अंदर अमोरी और उसके बेकार टीममेट्स की मौत सुनिश्चित करेगा। जब वे डंजन के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तभी बेंजामिन वहां आता है और अमोराई को बधाई देते हुए कहता है कि वह कितना लकी है कि किसी नोबल ने उसके साथ पार्टी बनाने के लिए हामी भर दी। एमरी उसकी ओर मुड़कर पूछता है कि इस बार उसका बहाना क्या होगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वह फिर से उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। बेंजामिन दावा करता है कि उसका उसे सबोटाज करने का कोई इरादा नहीं है और कहता है कि वह सिर्फ उसे बधाई देने आया है। बेंजामिन एमोरी से कहता है कि स्कूल रूल्स के अनुसार उसने तकनीकी रूप से डंजन में प्रवेश करने का अधिकार हासिल कर लिया है और एक टीचर होने के नाते उसके पास उसे रोकने की कोई वजह नहीं है। हालांकि वह एमोरी को सलाह देता है कि डंजन के अंदर लो प्रोफाइल बनाए रखे, क्योंकि अगर वहां कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। बूचो यह सुनकर विरोध करने के लिए बोलने लगता है, लेकिन एमोरी उसे रोक देता है। एमोरी बेझिझक बेंजामिन से कहता है कि उसे तो ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं डंजन बहुत आसान और बोरिंग न निकले। ये सुनकर बेंजामिन एक बार फिर गुस्से से भर जाता है। चेहरे पर साफ गुस्सा लिए वह टीम के लीडर होने के कारण शिन को डंजन गेट की की देता है। शिन हैरान रह जाता है कि उन्हें ऑब्सीडियन की दी गई है, जबकि बाकी सभी को माइथिल की मिल रही है। बेंजामिन कहता है कि इस एग्जाम के लिए अचानक सभी कीज को ऑब्सीडियन कीज में बदल दिया गया है और वह शिन को चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या वह उसे मिली की इस्तेमाल करने से डर रहा है, लेकिन शिन भरोसे के साथ कहता है कि वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन बेंजामिन अंदर ही अंदर जानता है कि उनका अंत तय है, क्योंकि उसने उन्हें जो की दी है वह कर्स्ड डंजन में प्रवेश करने वाली की है, जिसकी डिफिकल्टी इतनी ज्यादा है कि कोई भी फ्रेशमैन उसे कभी क्लियर नहीं कर सकता। उसे पूरा भरोसा है कि यहीं एमोरी और उसके साथी मर जाएंगे। बिना समय गंवाए एमोरी और उसकी टीम चमकते हुए बैंगनी पोर्टल के जरिए डंजन के अंदर प्रवेश कर जाती है।
जैसे ही वे पत्थरों जैसे दिखने वाले डंजन में कदम रखते हैं, शिन तुरंत आगे बढ़ता है और दोनों से कहता है कि लीडर होने के नाते फॉर्मेशन वही तय करेगा। शिन बूचो से कहता है कि वह टैंक है और अभी वह रोल्स बांट ही रहा होता है कि अमोराई सीधे वहां से चलता बनता है। शिन उस पर चिल्लाता है कि डंजन की खतरनाक नेचर को देखते हुए वह यूं इधर उधर न भटके। बूचो तुरंत अपनी शील्ड निकालता है और हमेशा की तरह यह घोषणा करते हुए अमोराई की ओर दौड़ पड़ता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। पीछे से शिन लगातार चिल्लाता रहता है कि वे उसकी बात सुने। तभी अचानक बूचो एक ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते चारों ओर से ढेर सारी स्पाइडर्स निकल आती हैं और बड़ा सा बूको बग से डरने की वजह से जमीन पर बैठकर कांपने लगता है। शिन समझ जाता है कि अब चमकने का समय आ गया है और वह अपनी फायर मैजिक एक्टिवेट कर देता है। वह स्पाइडर्स पर झपट पड़ता है और फायर की मदद से उन्हें काटते हुए अपने टीममेट्स के सामने शेखी बघाड़ता है कि यह तो बहुत आसान होने वाला है। कुछ ही देर बाद वह मुड़कर देखता है कि एमोरी क्या कर रहा है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह बग्स को ऐसे किक मार रहा है जैसे वे खेलने की बॉल्स हों। शिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि ग्रेव स्पाइडर्स अपने शिकार को मैजिक डिटेक्शन से ढूंढते हैं, यानी वे सबसे पहले उसी पर हमला करते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा माना होता है। और क्योंकि अमोराई ने अभी तक कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं की थी, इसीलिए उसका माना पूरी तरह भरा होना चाहिए था, लेकिन उस पर हमला करने की बजाय स्पाइडर्स उलझन में इधर उधर घूम रही थीं। तभी अचानक शिन के दिमाग में यह बात आती है कि कहीं अमोराई के पास बिल्कुल भी माना तो नहीं है। पहले एमरी बता चुका था कि उसने अपनी पूरी मैजिकल टैलेंट की कुर्बानी दे दी थी, इसलिए वह मैजिक या किसी दूसरी शक्ति पर कभी निर्भर नहीं रहेगा। उसने सिर्फ सोर्ड के सहारे एक प्योर फिजिकल क्लास बनने का फैसला किया था। इसी वजह से उसने एक हिडन टैलेंट जागृत किया था जिसका नाम मैजिकलेस है। इस टैलेंट की वजह से उसका माना हमेशा के लिए 0 हो गया और उसकी सोर्ड स्किल्स अब एमपी की जगह एचपी खर्च करती है। एमरी का मानना है कि बाकी सभी रास्तों को पूरी तरह छोड़कर वह सिर्फ अपने शरीर की ट्रेनिंग करके हर पहलू में और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। उसी समय शिन सोचता है कि अमोराई बिना माना के आखिर क्लास चेंज कैसे कर पाया, लेकिन जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता है उतना ही ज्यादा उलझ जाता है। तभी एमरी बूको पर चिल्लाते हुए कहता है कि खुद को संभालो और बूको तुरंत उठकर फिर से यह घोषणा करता है कि वह एमोरी की रक्षा करेगा। लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है उसे एहसास होता है कि स्पाइडर्स गायब हो चुकी हैं और एमरी उसे बताता है कि स्पाइडर्स वास्तव में उन पर हमला करना ही नहीं चाहती थीं। यह सुनकर बको उलझन में पड़ जाता है क्योंकि वे तो एनिमी मॉन्स्टर्स थीं जिन्हें उन पर हमला करना चाहिए था। तब एमोरी उन्हें बताता है कि वह ट्रैप दरअसल किसी और चीज को एक्टिवेट करने के लिए था। कुछ दूरी पर चेन से बंद एक केज खड़ा था और तभी उसकी सील टूट जाती है। केज जोर से जमीन पर गिरता है और खुल जाता है, जिससे एरिया बॉस बाहर निकल आता है। वह एरिया बॉस काइस द डेथ डिनियर निकलता है जो एक लेवल 5 मॉन्स्टर है और उसका चेहरा एक बदसूरत स्कल जैसा है। उसे देखते ही शिन घबरा जाता है क्योंकि यह एक हिडन बॉस है जो सिर्फ किस्मत से ही दिखाई देता है। वह तुरंत समझ जाता है कि बेंजामिन द्वारा दी गई की वजह से वे इस मुसीबत में फंसे हैं, यानी बेंजामिन ने उन्हें जानबूझकर फंसाया था। शिन हमेशा बेंजामिन को सिर्फ एक भ्रष्ट टीचर समझता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक नोबल की भी बलि चढ़ाने को तैयार होगा। बूचो को कुछ भी समझ नहीं आता और वह उनसे पूछता है कि क्या यह मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। वे उसे बताते हैं कि यह किसी सामान्य लेवल 5 मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह एक कर्स्ड एलीट है। शिन कहता है कि पूरी तैयारी के साथ आए हुए 5 लोगों की लेवल 7 पार्टी को भी काइस को हराना बहुत मुश्किल पड़ेगा। शिन कहता है कि उनका सिर्फ लेवल 3 होते हुए ऐसे मॉन्स्टर से टकरा जाना उनकी बेहद खराब किस्मत दिखाता है, बल्कि उसके अनुसार उन्होंने सीधे हेल का 1 वे टिकट हासिल कर लिया है। तभी काइस बोलता है और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। वह घोषणा करता है कि सभी इंट्रूडर्स को मरना होगा। डर से कांपता हुआ शिन तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगता है, लेकिन भागते समय वह हैरान रह जाता है जब देखता है कि एमोरी खतरे से दूर भागने की बजाय सीधे उसकी ओर दौड़ रहा है। चेहरे पर मुस्कान लिए एमोरी मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ता है क्योंकि वह उसे खुद को और ताकतवर बनाने के लिए परफेक्ट ओपोनेंट मानता है। जैसे ही एमोरी काइस का सामना करने की तैयारी करता है, उसके शरीर से लाल लपटें निकलने लगती हैं क्योंकि उसका फाइटिंग स्पिरिट फिर से भड़क उठता है। उसी समय शिन एमोरी को आवाज देकर पूछता है कि क्या वह मरने का इरादा रखता है और साफ कह देता है कि वह इस नामुमकिन मुसीबत में उसके साथ नहीं फंसना चाहता। दूसरी तरफ हमेशा की तरह अनजान रहने वाला बूको पहले से भी ज्यादा उलझन में होता है। सामने हो रही पूरी घटना को देखते हुए वह सोचता है कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा या सच में एमरी का शरीर लाल रंग से जल रहा है। स्ट्रांग बनने का अपना वादा याद करते हुए बुको तुरंत घोषणा करता है
कि वह भी इस लड़ाई में शामिल होगा। यह सुनकर शिन हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह भी पागल हो गया है। उसी समय एमरी रणनीति बनाता है और सोचता है कि पहले कुछ हिट्स लगाकर काइस की मूवमेंट्स को समझेगा और उसी हिसाब से खुद को अडेप्ट करेगा। लेकिन उसकी पूरी प्लान उस समय खराब हो जाती है जब बूको अपनी शील्ड एक्टिवेट करके सीधे आगे दौड़ पड़ता है। ये देखकर कि बूको उसकी स्ट्रेटजी बिगाड़ने वाला है, अमोराई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बोटो शील्ड रश एक्टिवेट कर देता है और एमोराई के रोकने से पहले ही तेजी से आगे निकल जाता है। बूको अपने टैंक होने का काम निभाने के लिए पूरी तरह दृढ़ होता है, यानी लड़ाई शुरू होते ही फ्रंट लाइंस में सबसे पहले जाना। वह जल्द ही काइस के पास पहुंचकर कहता है कि वह अमोराई के लिए एक ओपनिंग बनाएगा, लेकिन जैसे ही बूको उसके करीब पहुंचता है, काइस एक ही वार में उसकी शील्ड चकनाचूर कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। उसे संभलने का मौका दिए बिना काइस अगली ही पल बको को किक मारकर दीवार से दे मारता है, जिससे उसका काफी वजन कम हो जाता है। एक ही वार में बी रैंक टैंक को इतनी आसानी से गिरते देखकर शिन समझ जाता है कि कालिस उनकी क्षमता से कहीं ऊपर है, बल्कि बको तो बेहद लकी है, क्योंकि कोई और होता तो उसी एक हिट में खत्म हो जाता। ये मानते हुए कि वे पूरी तरह सिटिंग डक्स हैं, वह फैसला करता है कि इस डूबती हुई टीम को छोड़कर अकेले ही पीछे हट जाएगा। लेकिन जाने से पहले वह बूचो की ओर एक नजर डालता है और मन ही मन वादा करता है कि वह उसकी कब्र पर जरूर आएगा। शिन के लिए यह कुछ भी पर्सनल नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही एक कैलकुलेटिंग इंसान के रूप में बदनाम है। उसी समय काइस अमोराई पर हमला करता है, लेकिन वह अपनी पुरानी जंग लगी सोर्ड से उस अटैक को रोक देता है। काइस फिर दोबारा बोलता है और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। वह अमोराई को घमंडी हरामी कहता है। वह अपनी ब्लेड पर और ज्यादा दबाव डालकर अमोराई को कुचलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अमोराई अपनी जगह पर मजबूती से डटा रहता है। पीछे खड़ा शिन यह पूरा दृश्य देखता है और इस बात से इतना हैरान रह जाता है कि अमोरी सच में काइस से लड़ रहा है कि कुछ पल के लिए वह अपनी भागने की प्लान ही भूल जाता है। लेकिन शिन की उसकी मदद करने की कोई मंशा नहीं होती, और क्योंकि एमोरी खुद मरने के लिए इतना उतावला दिखाई दे रहा था, शिन फैसला करता है कि वह इससे दूर ही रहेगा। इसी बीच काइस बिना किसी मेहनत के अपनी ब्लेड के नीचे एमोरी पर लगातार दबाव बनाता रहता है। जब एमोरी अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि शिन कुछ करने की तैयारी कर रहा है। एमोरी पहले से जानता था कि शिन ने शुरू से ही उन्हें इसलिए चुना था क्योंकि वह सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था और उन्हें आसान टारगेट समझता था। तभी अचानक शिन अपनी फ्लेमिंग ब्लेड्स के साथ काइस के पीछे से छलांग लगाता है और उसे आवाज देकर कहता है कि उसका टारगेट वह बने। वह एमोरी को सारी ग्लोरी चुराने नहीं देना चाहता, क्योंकि इससे लीडर और नोबल के रूप में उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर वह काइस की पीठ पर वार करने का फैसला करता है, जिसे वह एक खुला वीक स्पॉट मानता है। शिन उम्मीद करता है कि यही फैसला करने वाला स्ट्राइक होगा, ताकि आमोराई सारा क्रेडिट न ले जाए, लेकिन उसका बेवकूफी भरा स्नीक अटैक बिल्कुल जीरो रिजल्ट देता है, जिससे वह सोचने लगता है कि क्या काइस एक हाई मैजिक डिफेंस मॉन्स्टर है। उसी समय आमोराई इस बात से झुंझला जाता है कि शिन ने उसकी पूरी प्लान खराब कर दी, और शिन भागने की कोशिश करता उससे पहले ही काइस उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। यह देखकर कि काइस का ध्यान बंट गया है, अमोराई तुरंत अपनी सोर्ड को पीछे धकेलता है और आगे छलांग लगा देता है। सिर्फ एक स्ट्राइक में वह उसी हाथ को काट देता है जिससे काइस ने शिन को पकड़ा हुआ था। शिन पूरी तरह हैरान रह जाता है कि अमोराई ने सच में काइस का हाथ काट दिया। जैसे ही वह हाथ अलग होता है, शिन आजाद होकर जोर से जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद एमोरी और काइस के बीच जबरदस्त सोर्ड फाइट शुरू हो जाती है, जबकि शिन पीछे खड़ा होकर यह सब देखता रहता है। वह हैरान रह जाता है कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह केस को एक भी डैमेज नहीं पहुंचा सका, लेकिन एमोरी ने अपनी फटी पुरानी सोर्ड से सिर्फ एक स्ट्राइक में उसका हाथ काट दिया। इसी बीच काइस लगातार अमोराई पर बेरहमी से हमला करता रहता है, लेकिन अमोराई हर बार तेजी से उसके अटैक से बच निकलता है। जैसे ही काइस एक और जोरदार वार करने की कोशिश करता है, अमोराई तेजी से एक तरफ हट जाता है और वह अटैक लगभग शिन को लगने वाला होता है, लेकिन वह समय रहते बच जाता है। शिन डर से कांप उठता है और सोचने लगता है कि आखिर वह दो मॉन्स्टर्स की लड़ाई में क्यों फंस गया है। एमोरी उससे कहता है कि अगर डेड वेट नहीं बनना चाहता तो रास्ते से हट जाए। यह सुनकर शिन गुस्से से भर जाता है और जल्दी से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए कहता है कि उसका सिर्फ पैर फिसल गया था। वह एमोरी को फिर से गालियां देने ही वाला होता है, लेकिन आधे वाक्य में ही रुक जाता है, क्योंकि अब उसमें एमोरी को ट्रैश कहने का कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। आखिरकार शिन खुद से मान लेता है कि एमोरी सच में बहुत ताकतवर है और यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता।